अध्याय 371 एरियल_1। रात बिना किसी घटना के बीत गई और रोहन मल्होत्रा ने अच्छी तरह आराम किया। अगले दिन वह हमेशा की तरह काम पर गए और लक्ष्मी वर्मा द्वारा तैयार किए गए शानदार नाश्ते का आनंद लेने के बाद उन्होंने नियमित मामलों से निपटना शुरू किया। इस दौरान सौरभ चटर्जी ने फोन द्वारा उनसे संपर्क किया, उनके ईमेल पर एक ड्राफ्ट अनुबंध भेजा। रोहन मल्होत्रा ने इसे डाउनलोड किया और संक्षेप में इसकी समीक्षा की। यह अनुबंध केल्सन के साथ हस्ताक्षर होने वाला था और इसकी सामग्री पिछले बार सहमत ढांचे के अनुसार संशोधित की गई थी। रोहन मल्होत्रा ने पहले इसे सतही तौर पर पढ़ा, फिर प्रत्येक खंड को विस्तार से जांचा, कानूनी मुद्दों पर लाल कमल से सलाह ली। हालांकि सौरभ चटर्जी के लिए कंपनी के हितों को कमजोर करके उनके लिए जाल बिछाना संभावना नहीं थी, फिर भी रोहन मल्होत्रा सतर्क थे और आगामी बातचीत के दौरान बेहतर संचार के लिए ऐसा किया। पढ़ने के बाद रोहन मल्होत्रा को कोई समस्या नहीं मिली और वे सामग्री को लेकर आश्वस्त थे। उन्होंने बैकअप के लिए 2 प्रतियां प्रिंट की। इन कार्यों को पूरा करने में रोहन मल्होत्रा को 2 घंटे लगे। उन्होंने लक्ष्मी वर्मा द्वारा लाई गई 1 कप कॉफी पीने के लिए ब्रेक लिया, जबकि मानसिक रूप से अपने स्को योजना को व्यवस्थित किया। कल सौरभ चटर्जी से की गई उनकी दूसरी मांग ठीक इसके लिए रास्ता बनाने के लिए थी। एक बार योजना शुरू हो गई, सौरभ चटर्जी इसे नहीं रोकेंगे। रोहन मल्होत्रा को इसमें बहुत विश्वास था। इस मामले को लागू करने से सतह पर उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि केवल कंपनी और यहां तक कि सौरभ चटर्जी को लाभ होगा। उन्हें विश्वास था कि बाद वाला इसे मना नहीं करेगा। हालांकि मुझे अभी भी कुछ बीमा जोड़ने की जरूरत है। मुझे और बलिदान करना होगा, वरना वे सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। अभी के लिए मैं सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश को जीत का रोमांच महसूस करने दूंगा। एक बार स्को पर्याप्त हो जाए और उनकी हंसी खत्म हो जाए, तब असली प्रत्याशा शुरू होगी, रोहन मल्होत्रा ने सोचा। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेल रही थी। जब वह सोच रहे थे, उनके कार्यालय का दरवाजा खटखटाया गया। रोहन मल्होत्रा ने समय देखा। सुबह के 10 बज रहे थे, बातचीत का समय हो रहा था। श्री रोहन, सहायक सौरभ आपको मीटिंग के लिए आमंत्रित करने आए हैं, लक्ष्मी वर्मा ने दरवाजा खोलकर संदेश दिया। उनके पीछे सौरभ चटर्जी के सहायक खड़े थे, जिनके बारे में रोहन मल्होत्रा को हाल ही में पता चला था कि उनका उपनाम भी सौरभ था और वह वास्तव में सौरभ चटर्जी के रिश्तेदार थे। ठीक है, रोहन मल्होत्रा उठे, जरूरी चीजें लीं और बाहर निकल गए। रास्ते में चुप्पी थी। सहायक सौरभ ने रोहन मल्होत्रा को मीटिंग रूम 5 के दरवाजे तक ले गए और मुस्कुराते हुए कहा, श्री रोहन, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। दूसरे पक्ष ने विशेष रूप से आपके साथ एक पर एक बातचीत का अनुरोध किया है। श्री सौरभ और श्री चंद्र भी मौजूद नहीं होंगे। ये केवल आप और दूसरा पक्ष होगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप लैंडलाइन से सीधे प्रशासनिक विभाग को कॉल कर सकते हैं। रोहन मल्होत्रा ने सिर हिलाया। सहायक सौरभ मुस्कुराए और चले गए। रोहन मल्होत्रा मीटिंग रूम 5 के दरवाजे को देखते हुए हंसने से खुद को रोक नहीं सके। ये कुछ हद तक अकेले द्वंद्व में जाने जैसा लग रहा था, और जैसे कि दूसरा पक्ष जयपुर मीडिया में उनके क्षेत्र में उनके लिए होम गेट का भोज आयोजित करने आया हो। मैं इसे देखने के लिए काफी उत्सुक हूं, रोहन मल्होत्रा ने हंसते हुए कहा और दरवाजा धकेल दिया। आपका सीईओ केविन मुझसे नहीं निपट सकता। आपको यह आत्मविश्वास कहां से मिला? रोहन मल्होत्रा मीटिंग रूम 5 में दाखिल हुए, जहां केवल 2 लोग मौजूद थे। एक तो पहले से परिचित विलियम था, दूसरा एक महिला थी। वह लंबी और पतली थी, उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी, बाल ऊपर की ओर बंधे हुए थे, लंबी सुंदर गर्दन, भरा हुआ सीना और पतली कमर। उसका फिगर लुभावना रूप से आकर्षक था। उसका चेहरा उत्कृष्ट रूप से निर्दोष था, जिसमें क्लासिक कोकेशियाई विशेषताएं थीं। ऐसा लगता है कि यह आज मेरी असली प्रतिद्वंद्वी है, रोहन मल्होत्रा ने अपने मन में सोचा। वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और दूसरा पक्ष भी खड़ा हो गया। विलियम ने अंग्रेजी में मुस्कुराते हुए परिचय दिया। ये सज्जन हैं श्री रोहन मल्होत्रा, जयपुर मीडिया के उप महाप्रबंधक। और ये महिला हैं कुमारी एरियल, इस बातचीत में केल्सन कंपनी की प्रतिनिधि। नमस्ते श्री रोहन, एरियल ने मुस्कान के साथ अपना हाथ बढ़ाया। वह आश्चर्यजनक रूप से धारा प्रवाह और मानक हिंदी बोल रही थी, जिसकी आवाज बहुत सुखद थी, जिसमें एक प्रसारक की संभावना थी। रोहन मल्होत्रा को लगा कि अगर वह अपनी आंखें बंद कर लेते तो यह बताना बहुत मुश्किल होता कि वह विदेशी है। नमस्ते कुमारी एरियल, रोहन मल्होत्रा ने अपना हाथ बढ़ाया और उनके मुलायम नाजुक हाथ को हल्के से थपथपाया। प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। आपकी हिंदी वाकई बहुत अच्छी है। एरियल की मुस्कान मधुर थी। आप जानते हैं श्री रोहन, जब मैं चीन में लोगों से पहली बार बात करती हूँ तो हर बातचीत हमेशा विषय से हट जाती है, क्योंकि चाहे मैं कुछ भी कहूँ या पूछूं, मुझे हमेशा वही टिप्पणी मिलती है, आपकी हिंदी वाकई बहुत अच्छी है। रोहन मल्होत्रा स्तब्ध रह गए, लेकिन हंसने से खुद को रोक नहीं सके। कुमारी एरियल, आप काफी हास्यप्रिय हैं। विलियम एक तरफ खड़े होकर रोहन मल्होत्रा और एरियल को हिंदी में हंसी मजाक में बात करते देख पूरी तरह से खो गया, क्योंकि वह समझ नहीं सका और एक कुटिल मुस्कान देने से खुद को रोक नहीं सका।
विलियम, चूंकि तुम यहाँ कुछ भी समझ नहीं सकते, तो क्यों न बाहर जाकर थोड़ा आराम करो। मैं श्री रोहन के साथ अकेले चर्चा कर सकती हूँ, एरियल ने विलियम से सुखद अंग्रेजी में कहा। ठीक है। विलियम ने राहत की सांस ली, सिर हिलाया और चला गया। रोहन मल्होत्रा ने देखा कि विलियम का एरियल के प्रति रवैया काफी सम्मानजनक था। ऐसा लगता था कि इस खूबसूरत महिला का केल्सन कंपनी में असाधारण दर्जा था। विलियम के जाने के बाद कॉन्फ्रेंस रूम में केवल वे दोनों रह गए। कृपया बैठें, कुमारी एरियल, रोहन मल्होत्रा ने उनके लिए बैठने का इशारा किया, फिर अपना ब्रीफकेस खोला, एक प्रिंटेड अनुबंध निकाला और उनकी ओर एक प्रति बढ़ाई। आप पहले इसे देख सकते हैं। एरियल ने सिर हिलाया और उसे पलटने लगी। 10 मिनट से भी कम समय में उन्होंने इसे पढ़ लिया। उपन्यासों को भी इतनी तेजी से नहीं पढ़ा जा सकता। रणनीतिक साझेदारी अनुबंध की तो बात ही छोड़ दें, ऐसा लगता था कि उन्होंने इसे पहले पढ़ा होगा और इसे दिल से जानती थी। रोहन मल्होत्रा ने अपने मन में सोचा। एरियल की भौहें हल्के से सिकुड़ी थीं, जैसे कि उन्हें कुछ काफी असंतोषजनक लगा हो। कुमारी एरियल, अगर आपको कुछ अनुचित लगता है तो कृपया बोलें। हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कान के साथ कहा, समय की ओर देखते हुए। चूंकि श्री रोहन ने ऐसा कहा है, तो चलिए स्पष्ट रहते हैं। मैं औपचारिकता नहीं निभाऊंगी, एरियल ने मधुर मुस्कान के साथ कहा। उनकी मुस्कान नाजुक और आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी, किसी भी तरह से ये काफी आकर्षक थी। हालांकि इसके बाद एरियल बदल गई, जैसे कि वह कोई और ही व्यक्ति हो। उनकी सुंदर आंखों में तीक्ष्ण चमक थी और उनके पतले होंठों के खुलने और बंद होने के बीच उनके विचार बाढ़ के पानी की तरह बह रहे थे, अंतहीन। श्री रोहन, आप यूरोप में केल्सन की स्थिति से अवगत हैं। हमारा सहयोग करने का समझौता हमारे व्यापारिक साझेदारों की मजबूत सिफारिशों और जयपुर मीडिया के लिए हमारे सकारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर हुआ था। इस अनुबंध में हमने अपनी कंपनी के 25% संसाधनों को प्रतिबद्ध किया है, जबकि आपने मेरे अनुमान से 20% से भी कम प्रतिबद्ध किया है। क्या यह उचित नहीं है? क्या ये रणनीतिक साझेदार के प्रति आपका रवैया है? प्रारंभिक सहयोग के लिए ये भी बहुत कम लगता है। फिर एरियल ने प्रत्येक बिंदु का विश्लेषण किया, उनके तर्क तीक्ष्ण और तर्कसंगत चिंता के साथ थे। प्रत्येक बयान कमोबेश जयपुर मीडिया पर सहयोग में गैर जिम्मेदार होने और ईमानदारी की कमी का आरोप लगाता था, जो अंततः एक दबावपूर्ण आरोप में बदल गया। अंत तक रोहन मल्होत्रा समय की जांच करते हुए मुस्कान के साथ पूछने से खुद को रोक नहीं सके, कुमारी एरियल, तो आप क्या सुझाव देती हैं? आपको अनुबंध को संशोधित करना होगा ताकि केल्सन को वह व्यवहार मिले जिसका वह हकदार है, वरना मुझे नहीं लगता कि हमारा सहयोग जारी रह सकता है। आप इसे अपने समूह को समझा सकते हैं, श्री रोहन, एरियल ने कहा, अपनी नाजुक ठोड़ी को गर्वपूर्ण आकर्षक ढंग से उठाते हुए। ओह, तो वह हमारे समूह का उपयोग करके मुझ पर दबाव डाल रही हैं। रोहन मल्होत्रा हंसे और फिर से समय की ओर देखा। अध्याय 372, हमारी अच्छी बात हुई _1। उनके सामने एरियल एक तीखी छोटी मिर्च की तरह थी, ऐसा लगता था कि केविन ने उन्हें उकसाने के लिए तैयार किया था। रोहन मल्होत्रा का मानना था कि अगर उन्होंने मौके पर मना कर दिया, तो कंपनी को वापस रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश उनके लिए ये काम कर देंगे। वे दोनों शायद बेसब्री से मीटिंग के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे कंपनी को अपनी रिपोर्ट जमा कर सकें। रिपोर्ट का कंटेंट जरूर पहले से तैयार किया जा चुका होगा। रोहन मल्होत्रा ने रुचि के साथ सोचा और निष्कर्ष निकाला कि रिपोर्ट में निश्चित रूप से दावा किया गया होगा कि उनकी जिद और प्रभुत्व ने साझेदारी में देरी और यहां तक कि संभावित विफलता का कारण बना। कंपनी, जो रोनी की टीम के मुद्दे पर अभी अभी बेवकूफ बनी थी और अभी भी निराशा से सुलग रही थी, अब पहले से स्वीकृत साझेदारी को एक निश्चित उपाध्यक्ष की जिद के कारण कागज का टुकड़ा बनते देखेगी। कंपनी फट पड़ने को तैयार होगी। उस समय सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश दोष को उन पर डाल देंगे, ये कहते हुए कि इस श्री रोहन के पास वास्तविक शक्ति थी और उनका महत्वपूर्ण प्रभाव था। कंपनी इसका क्या करेगी? रोहन मल्होत्रा का मानना था कि सजा पाना उनकी सबसे कम चिंता होगी, खासकर क्योंकि वह वही थे जिन्होंने शुरू में कंपनी को रोनी की टीम को भर्ती करने का सुझाव दिया था। दोनों मुद्दों को मिलाकर उनके पास पर्याप्त परेशानी होगी। अगर वह अब एरियल की शर्तों को मान लेते या यहां तक कि आंशिक रूप से सहमत हो जाते, तो सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश फिर भी दोष उन पर डाल देंगे, ये कहते हुए कि उनके एक तरफा फैसलों ने कंपनी के निवेश बजट को काफी बढ़ा दिया और कंपनी उनसे बेहद असंतुष्ट थी। सजा भी एक संभावना थी। कितना चतुर योजना! रोहन मल्होत्रा ने एरियल को देखा और सिस्टम की तीसरी कार्यक्षमता सूक्ष्म अभिव्यक्ति विश्लेषण प्रणाली का उपयोग करते हुए उनकी वास्तविक और बनावटी गुस्से और असंतोष का अध्ययन किया, जबकि मानसिक रूप से पूरी स्थिति को स्पष्ट किया। वे मुझसे कितना नफरत करते होंगे, रोहन मल्होत्रा ने विलाप किया। ऐसा प्रतीत होता था कि उन्होंने रोनी की टीम के मामले में वास्तव में केविन को नाराज कर दिया था। इस समय, चाहे केविन उनकी दुर्भाग्य का आनंद ले रहा हो या वास्तव में केल्सन के लिए लाभ सुरक्षित कर रहा हो, वह विजेता था। सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश के लिए, वे तब तक बहुत खुश होंगे जब तक वे उन्हें परेशानी में देख सकते थे।
रोहन मल्होत्रा ने अपना चेहरा खुजलाया। कितना अफसोस, इतनी अच्छी योजना अगर उन्होंने कल तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई की होती तो वह वास्तव में चट्टान और कठिन जगह के बीच फंस गए होते। दुख की बात है, उन्होंने उन्हें समय दे दिया था। कल और आज एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन रोहन मल्होत्रा के लिए वे दो अलग अलग परिणामों का संकेत देते थे। समय का अंतर रोहन मल्होत्रा को खेल तोड़ने के लिए पर्याप्त था। रोहन मल्होत्रा ने एरियल को देखा और उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। श्री केविन काफी रणनीतिकार हैं, ऐसा लगता है कि एक बार जब मैं इस जाल में फंस गया तो बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। एरियल ने रोहन मल्होत्रा की मुस्कान को देखते हुए भौहें सिकोड़ लीं। यह आदमी इतना सतर्क और तीक्ष्ण, क्या उसने पहले ही अपनी दुर्दशा को समझ लिया था? कोई आश्चर्य नहीं कि केविन ने उनकी इतनी प्रशंसा की थी। ये लड़का चतुर था। चतुर व्यक्ति के साथ मूर्ख बनना समझदारी नहीं थी। एरियल ने अपनी सुंदर आंखें रोहन मल्होत्रा पर टिका दी, लेकिन अगले ही पल उनके होंठ एक गर्वपूर्ण, ठंडी मुस्कान में मुड़ गए। आप इस बार गलत हैं। ये केविन की गणना नहीं है, बल्कि मेरी है। मैं इस प्रस्ताव के पीछे की असली योजनाकार हूँ। आप। रोहन मल्होत्रा चौंक गए और आश्चर्य में चिल्लाए। मुझे ठीक से अपना परिचय देने दें। मैं एरियल हूँ, केल्सन कंपनी की उपाध्यक्ष और केविन की बहन। एरियल ने हंसते हुए कहा, मैं केविन की मुख्य रणनीतिकार भी हूँ और मैंने उन्हें हिंदी सिखाई। केविन की बहन। इसने वास्तव में रोहन मल्होत्रा को आश्चर्य में डाल दिया। ऐसा लगता था कि भाई बहन के बीच काफी उम्र का अंतर था। उनके माता पिता काफी प्रभावशाली हैं। रोहन मल्होत्रा हमेशा सोचते थे कि केविन एक दबंग और मनमाना निर्णय लेने वाला है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके पीछे एक विचारक होगा। आपने अपना पत्ता खोल दिया, कुमारी एरियल, रोहन मल्होत्रा ने उनकी ओर गहरी नजर से देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, श्री रोहन मल्होत्रा। एरियल ने मधुरता से मुस्कुराया, अपना चेहरा सीधा किया और गंभीरता से कहा, श्री रोहन, मैं अब औपचारिक रूप से केल्सन का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको निम्नलिखित शर्तें प्रस्तावित करती हूँ। पहला, जयपुर मीडिया को अपना निवेश बढ़ाना होगा। 6 महीने के लिए एक राष्ट्रव्यापी विज्ञापन अभियान जोड़ा जाए, जिसमें पारंपरिक और नई मीडिया शामिल हों। दूसरा, आपके द्वारा वर्तमान में तैयार किए जा रहे बड़े आईपीटीवी ड्रामा के लिए केल्सन को विदेशी प्राथमिकता एजेंसी अधिकार चाहिए, जिसमें विज्ञापन शामिल हैं। रोहन मल्होत्रा ने देखा कि एरियल का नाजुक चेहरी मुंह तेजी से खुल रहा था और बंद हो रहा था। उनकी चिड़िया जैसी जीभ कभी कभी दिखाई दे रही थी। उन्होंने एक सांस में 10 अतिरिक्त शर्तें गिना दी। रोहन मल्होत्रा ने चुपके से लागत का अनुमान लगाया। ये ज्यादा नहीं था, मूल निवेश के ऊपर केवल 60 से 70% अतिरिक्त। उन्हें वास्तव में नहीं पता था कि उन्हें इतनी साहसी मांगें करने का साहस कहां से मिला। ऊपर दी गई वे शर्तें हैं जो हमने प्रस्तावित की हैं, एरियल ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, और फिर वह मधुरता से मुस्कुराई। रोहन मल्होत्रा के लिए सहमत होना या मना करना एक दुविधा थी। उनका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसमें गंभीरता का एक संकेत प्रतीत होता था, जो दर्शाता था कि वह एक दुविधा में थे। उसे निपटना कितना मुश्किल हो सकता है। बस एक छोटी सी चाल से मैंने उसे मुश्किल स्थिति में डाल दिया। एरियल रोहन मल्होत्रा को देखते हुए आत्मसंतुष्ट महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। बस इतना ही, रोहन मल्होत्रा ने अचानक हंसते हुए कहा। बस इतना ही, एरियल चौंक गई, लेकिन फिर भी सिर हिलाया। कुमारी एरियल, आप बहुत सुंदर हैं। रोहन मल्होत्रा अभी भी मुस्कुराने और तारीफ करने के मूड में थे। एरियल ने ठंडे स्वर में हंसी। उनकी तारीफ करना बेकार था। लेकिन आपके विचार और भी सुंदर हैं। रोहन मल्होत्रा ने समय की ओर देखा, खड़े हो गए, उनकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उन्होंने अपनी चीजें इकट्ठा की, जाने की तैयारी करते हुए। एरियल पूरी तरह से स्तब्ध रह गईं। रोहन मल्होत्रा का ये क्या मतलब था? सहमत हो या मना करें, उन्हें कुछ तो कहना चाहिए, भले ही वह मोलभाव करने के लिए हो। एक शब्द भी न कहकर अपनी चीजें पैक करके चले जाना, इसका क्या मतलब था? एरियल का मानना था कि वह पूरी तरह से तैयार होकर आई थी, इस विश्वास के साथ कि रोहन मल्होत्रा जो भी कहें, वह उन्हें दबा सकती थी। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रोहन मल्होत्रा बात करना बंद कर देंगे। अगर आप जाना चाहते हैं तो हमारी बातचीत समाप्त मानी जाएगी, और इसके लिए आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। एरियल घबरा गईं, रोहन मल्होत्रा का रास्ता रोकने के लिए दौड़ पड़ीं। कुमारी एरियल, बचकाना व्यवहार न करें। हम बातचीत कर रहे हैं, ये 2 कंपनियों के बीच बातचीत है। यह ऐसी चीज नहीं है जो एक बार में हल हो जाए, एक ही बातचीत के बाद सफल हो जाए। अगली बार ऐसा करते हैं, ठीक है? रोहन मल्होत्रा ने कहा, उन्हें एक बच्चे की तरह मनाते हुए। अगली बार, लेकिन इस बार उन्होंने वास्तव में क्या चर्चा की? ये तो केवल मैं ही बोल रही थी। एरियल को लगा जैसे उनका दिमाग कुशलता से काम नहीं कर रहा था। वह हमेशा केविन की विचारक रही थी, कई चालाक और धूर्त व्यवसायियों का सामना आसानी से कर लेती थी, जल्दी से उनकी कमजोरियों को ढूंढकर उन्हें दबा देती थी। आने से पहले केविन ने विशेष रूप से उन्हें याद दिलाया था कि आज जिस व्यक्ति का सामना करेंगी, वह नियमों के अनुसार नहीं खेलता। एरियल ने इसे तुच्छ समझा था, ये सोचकर कि वह कितना अपरंपरागत हो सकता है। लेकिन अब वह समझ गई थी।
कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा 2 बार खटखटाया गया, फिर खुला। सहायक सौरभ ने झांक कर देखा, अंदर कदम रखा, दोनों का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया और रोहन मल्होत्रा से कहा, श्री रोहन, श्री सौरभ ने मुझे ये देखने के लिए भेजा है कि चर्चा कैसी चल रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुमारी एरियल और मेरी खुलकर बात हुई, हमने अपने विचारों का पूरी तरह आदान प्रदान किया और आपसी समझ को बढ़ाया। बातचीत लाभकारी थी और मैं अगली बार और विचार विमर्श की आशा करता हूं। रोहन मल्होत्रा ने जवाब दिया जैसे कि उनका साक्षात्कार लिया जा रहा हो, जिससे सहायक सौरभ काफी हैरान रह गए। इसके बाद वह एरियल के दांत पीसने और नजरों के तहत तेजी से चले गए। अध्याय 373, मेरी बहन को भी ले गए। _1 मेरे लिए रुको। एरियल ने चिल्लाते हुए अपनी लंबी टांगों को झटकते हुए जल्दी से रोहन मल्होत्रा का पीछा किया। रोहन मल्होत्रा की आश्चर्यचकित नजरों के तहत उसने अपनी नाजुक ठोड़ी को ऊपर उठाया और फुफकारते हुए कहा, हमारी बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है, तुम बस ऐसे चले नहीं जा सकते। वह एरियल 18 साल की उम्र में कार्यबल में शामिल हो गई थी और 20 साल की उम्र में उपाध्यक्ष बन गई थी। उसने हर तरह के तूफानों का सामना किया था, हमेशा व्यापारिक वार्ताओं में जीत हासिल की थी और यहां तक कि उसका अपना भाई भी उसकी रणनीतियों का आज्ञाकारी रूप से पालन करता था। अब बिना कुछ तय किए चले जाना, वह ऐसी अपमान सहन नहीं कर सकती थी। रोहन मल्होत्रा बात नहीं करना चाहता, एरियल ने मना कर दिया। रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराया, माफ करें, मैं अभी छुट्टी पर हूं, टहलने जा रहा हूं और कुछ निजी काम निपटाने हैं। दूसरे शब्दों में, मैं ड्यूटी पर नहीं हूं। काम की बातें किसी और समय करेंगे। वह ऐसे ही छुट्टी ले रहा है, जबकि साझेदारी की चर्चा चल रही है। केवल श्री रोहन ही इतने मनमौजी हो सकते हैं। सहायक सौरभ ने एक कुटिल मुस्कान दी, ये सोचते हुए कि उसे जल्दी से सौरभ चटर्जी को रिपोर्ट करना चाहिए और उन्हें निर्णय लेने देना चाहिए। ठीक है, तुम जाओ और टहलो। तुम जहां भी जाओगे, मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। एरियल ने यहां तक कि एक ठंडी हंसी छोड़ी और कहा, इसे मेरे लिए भी छुट्टी मान लो। सहायक सौरभ स्तब्ध रह गया। फिर वह कुटिल मुस्कान देने से खुद को रोक नहीं सका। केल्सन की यह उपाध्यक्ष, वह भी इतनी असामान्य क्यों हो गई? अगर केवल रोहन मल्होत्रा ही अजीब व्यवहार कर रहे होते, तो श्री सौरभ उन्हें फोन करके डांट सकते थे, यहां तक कि समूह को रिपोर्ट करने की धमकी भी दे सकते थे। लेकिन अब जब केल्सन की उपाध्यक्ष भी ऐसा व्यवहार कर रही हैं, श्री सौरभ क्या कर सकते हैं? सहायक सौरभ सौरभ चटर्जी की ओर से सिरदर्द महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। अगर तुम आना चाहती हो तो आज जाओ, रोहन मल्होत्रा ने उदासीनता से कहा, लेकिन एक शर्त पर, काम की बात मत करना। हालांकि मैं तुम्हें कुछ स्ट्रीट फूड खिला सकता हूं। यह अच्छा लगता है, एरियल ने सिर हिलाया। जब तक वह उनके साथ रहती, बात करने का मौका मिलेगा। वह ये नहीं मानती थी कि अपनी चतुराई और वाक्पटुता के साथ वह इस आदमी को झुकने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। सहायक सौरभ अवाक रह गया क्योंकि उसने उन दोनों को बात करते और चले जाते देखा। वह पूरी तरह से हैरान था और उसे होश में आने में काफी समय लगा। फिर वह दूसरी लिफ्ट की ओर दौड़ा, मुझे जल्दी से श्री सौरभ को सूचित करना होगा, एक बातचीत इस तरह कैसे खत्म हो गई। जयपुर मीडिया महाप्रबंधक का कार्यालय। सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश सोफे पर बैठे, खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। श्री चंद्र, क्या आपको लगता है कि एरियल रोहन मल्होत्रा को संभाल सकती हैं? वह बहुत युवा लगती हैं, बस एक लड़की, फिर भी केल्सन की उपाध्यक्ष, तसक, ऐसी पृष्ठभूमि वास्तव में भाग्य तय करती है। सौरभ चटर्जी ने आह भरी। जो तुम 10 या 20 साल तक हासिल करने के लिए संघर्ष करते हो, या शायद कभी हासिल नहीं कर पाते, कुछ लोग इसके साथ पैदा होते हैं। अपनी आहों के अलावा सौरभ चटर्जी को कुछ ईर्ष्या भी महसूस हुई। श्री सौरभ, अगर आपको लगता है कि उन्होंने सिर्फ अपनी पृष्ठभूमि के कारण उपाध्यक्ष का पद हासिल किया, बस एक नवयुवक, तो आप गलत हैं। चंद्र प्रकाश सौरभ चटर्जी के साथ गपशप करने से खुद को रोक नहीं सके। उन्हें ये चाचा चंद्र जयसिंह से पता चला था। ये कुमारी एरियल एक व्यापारिक प्रतिभा थी, एक स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली रणनीतिकार। रिपोर्ट के अनुसार वह केविन की मुख्य सलाहकार थी और यहां तक कि केल्सन के प्रमुख निर्णयों को प्रभावित कर सकती थी। केल्सन का कायसन को तेजी से हटाना आधा उनके कारण था। ऐसी साख के साथ, क्या कोई वास्तव में उन्हें लिंग और उम्र के आधार पर आंक सकता है? चंद्र प्रकाश ने वह सब कुछ साझा किया जो वह जानते थे, उत्साहपूर्वक बोलते हुए। ये कुमारी एरियल हमेशा पर्दे के पीछे रही हैं, शायद ही कभी नेतृत्व करती हों। लेकिन जब भी वह करती हैं, उनकी सफलता दर 100% होती है। आप जानते हैं 100% का क्या मतलब है, ना? इसका मतलब है कि वह कभी असफल नहीं हुई। चंद्र प्रकाश ने गहरी आह भरी, उनके स्वर में प्रशंसा की कमी नहीं थी। उनके खेल में होने के साथ रोहन मल्होत्रा की तुलना में क्या है? ये भी संभव है कि अब तक कुमारी एरियल ने उन्हें पहले ही हरा दिया हो। चंद्र प्रकाश की आंखें चमक उठीं। चंद्र प्रकाश के वर्णन के बाद, यहां तक कि सौरभ चटर्जी भी थोड़ा विश्वास करने लगे। चंद्र प्रकाश को देखते हुए ऐसा लगता था कि उन्हें कुमारी एरियल पसंद आ गई थी।
सौरभ चटर्जी ने चंद्र प्रकाश की ओर चुपके से देखा और वह पूरी तरह समझ गए। जैसा कि कहा जाता है, एक सज्जन जो गुणों का सम्मान करता है, उसके लिए एक सुंदर महिला स्वर्ग में बनी जोड़ी है। कुमारी एरियल आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी, अतुलनीय क्षमताओं के साथ, और सबसे महत्वपूर्ण, उनकी असाधारण पृष्ठभूमि थी। अगर वह सौरभ चटर्जी होते, 1 या 2 दशक छोटे, तो वह निश्चित रूप से भी मोहित हो गए होते। चंद्र प्रकाश ने अपनी अंतहीन प्रशंसा जारी रखी। सौरभ चटर्जी बार बार सिर हिलाते, पूरी तरह से आश्वस्त हो गए। इतनी प्रभावशाली, मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा, सौरभ चटर्जी ने अपने मन में सोचा। दोनों अपनी चर्चा के बीच में थे जब कार्यालय का दरवाजा अचानक 5 बार खटखटाया गया। क्या कोई खबर है? ये तो बहुत तेजी से हुआ। सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश उत्साहित हो गए, क्योंकि अभी कुछ देर पहले सहायक सौरभ प्रगति की जांच करने गए थे, और अब इतनी जल्दी वापस आ रहे थे, निश्चित रूप से यह अच्छी खबर होगी। श्री सौरभ, श्री चंद्र। दरवाजा खुलते ही सहायक सौरभ उत्साहपूर्ण चेहरा लिए अंदर आए, जैसे कि उनके पास कहने को बहुत कुछ हो। ये कैसी रही? सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश ने बेसब्री से, लगभग एक साथ पूछा। सहायक सौरभ, अपने नेताओं के इस उत्साहपूर्ण रुचि का सामना करके, हंसे या रोएं, नहीं जानते थे। श्री रोहन ने बातचीत को आधे में रोक दिया, कहा कि वह छुट्टी ले रहे हैं, टहलने जा रहे हैं, कुछ निजी काम निपटाने हैं, ये दावा करते हुए कि वह कंपनी के समय पर नहीं है, और बातचीत को किसी और समय फिर से शुरू किया जा सकता है। सौरभ चटर्जी सावधानी से बोले, डरते हुए कि कहीं गुस्सा न भड़क जाए। सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखा, उनके चेहरों के भाव अप्रत्याशित रूप से बदल रहे थे। ये रोहन मल्होत्रा, उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? क्या उसे नियमों और प्रक्रियाओं का कोई सम्मान नहीं है? क्या उसे कंपनी की भी परवाह है? सौरभ चटर्जी इतने गुस्से में थे कि वह फट पड़ने को तैयार थे, चाहते थे कि वह मेज पर मुक्का मार दें। और कुमारी एरियल, क्या वह नाराज थी? चंद्र प्रकाश पूछने से खुद को रोक नहीं सके, निश्चित रूप से यह वही थी जिन्होंने रोहन मल्होत्रा को कोने में धकेल दिया, और इसलिए वह इतनी बेशर्मी से व्यवहार कर रहा है। श्री सौरभ, हम इसे ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकते। रोहन मल्होत्रा को फोन करें, उन्हें मुद्दे की गंभीरता बताएं, उन्हें वापस आने और कुमारी एरियल से माफी मांगने को कहें। चंद्र प्रकाश ने ठंडे स्वर में कहा, वरना हम इसे समूह को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, मैं अभी उन्हें फोन करता हूं, सौरभ चटर्जी ने गुस्से में कहा, अपना फोन उठाते हुए। श्री सौरभ, सहायक बार बार पुकारते रहे। सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश अपनी चर्चा में इतने तल्लीन थे कि उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे थे। श्री सौरभ, आखिरकार, सहायक जोर से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश रुक गए और उसे आश्चर्य से देखा। कुमारी एरियल, वह भी उनके साथ बाहर चली गईं। वे किसी भी बात पर सहमत नहीं हुए। कुमारी एरियल ने कहा कि वह भी छुट्टी ले रही हैं, कि श्री रोहन जहां भी जाएं, वह जाएंगी, सहायक सौरभ ने हिचकिचाते हुए समझाया। सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश स्तब्ध रह गए। तो रोहन मल्होत्रा और एरियल अभी भी एक साथ थे। दूसरे शब्दों में, व्यवसाय की बात करने के बजाय वे खरीदारी करने चले गए। क्या ये वही निश्चित जीत अजय केल्सन उपाध्यक्ष है जिसके बारे में आप मुझे बता रहे थे? सौरभ चटर्जी खुद को रोक नहीं सके और चंद्र प्रकाश से पूछा। अब वे उसे डांटने के लिए फोन कैसे कर सकते थे, या यहां तक कि समूह को रिपोर्ट कर सकते थे? अगर उन्होंने इसे रिपोर्ट किया, तो रोहन मल्होत्रा बस कह देगा कि वह एक क्लाइंट के साथ था, फिर वे क्या कह सकते थे? चंद्र प्रकाश का चेहरा जिगर के रंग का हो गया, वह अवाक रह गए। चंद्र जयसिंह के घर पर केविन खबर सुनकर भी काफी देर तक स्तब्ध रहे, फिर आखिरकार बड़बड़ाए, रोहन मल्होत्रा, तुम में वाकई कुछ हिम्मत है। यहां तक कि मेरी बहन को भी तुमने भड़का दिया। अध्याय 374, मैं तुमसे बात करने के लिए किसी को ढूंढूंगा _1। रोहन मल्होत्रा निश्चिंत दिख रहे थे, एरियल के साथ पैदल सड़क पर टहल रहे थे, रास्ते में उन्हें जयपुर के प्रसिद्ध स्थानीय नाश्तों से परिचित करा रहे थे। एरियल को भी इन स्ट्रीट फूड्स में उत्सुकता थी। जयपुर में केवल उच्च स्तरीय भोजन का अनुभव करने के बाद उन्होंने पहले कभी ऐसे सड़क किनारे के व्यंजनों का स्वाद नहीं चखा था। केवल कुछ आजमाने के बाद वह तुरंत आनंदित हो गईं। थोड़ी देर बाद उनके हाथ 3-4 नाश्तों से भरे हुए थे, और वह एक छोटी लड़की की तरह चबा रही थी। ये बात है, कुमारी एरियल, आप युवा और सुंदर हैं, जवानी के सबसे अच्छे सालों का आनंद लेने की सही उम्र। हर समय तनावग्रस्त और डरावना होना शायद कूल हो, लेकिन ये प्यारा नहीं है। जब आप प्यारा दिखाने की कोशिश करती हैं, तो उसमें भी थोड़ी मासूमियत की कमी होती है, रोहन मल्होत्रा ने हंसते हुए कहा। एरियल ने उनकी ओर आंखें तरेरी और खाना जारी रखा। वे पैदल सड़क के अंत तक पहुंच गए। रोहन मल्होत्रा रुक गए और एरियल से मुस्कुराते हुए बोले, कुमारी एरियल, आपने सड़क पर टहल लिया, नाश्ते चख लिए, अब वापस जाने का समय है ना? एरियल ने रोहन मल्होत्रा को नजरअंदाज किया, आखिरी मसालेदार मछली की गेंद को स्वाद लेते हुए खत्म किया और एक नम टॉवेलेट से अपने नाजुक होठों को शालीनता से पोंछा।
रोहन मल्होत्रा, मैं अभी गंभीरता से सोच रही थी। एरियल रास्ते में रोहन मल्होत्रा के प्रति खुल गई थी और अब उन्हें उनके नाम से बुलाते हुए उन्होंने एक आकर्षक मुस्कान दी। उन्होंने कहा था कि आप इस बातचीत को लेने के लिए अनिच्छुक थे और आपके पास शर्तें भी थीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके विपरीत है। मैं जयपुर मीडिया में पहुंची और आप 5 मिनट के भीतर हाजिर हो गए। चर्चा के दौरान आप शर्तों से बहुत परिचित थे, जो आपके सकारात्मक रवैये को दर्शाता है। आप जाने को तैयार थे, फिर भी आपने मुझे साथ आने की अनुमति दी। आप भावनाओं को नियंत्रित करने पर बहुत ध्यान देते हैं, ये जानते हुए कि कब कड़ा करना है और कब ढीला छोड़ना है। आप उबाल पर आने वाली स्थितियों को शांत करते हैं। आपने स्पष्ट रूप से बातचीत जारी रखने से मना कर दिया ताकि मेरे लय को बिगाड़ सकें। आपने बताया कि बातचीत एक ही कदम में पूरी नहीं होती और अगली बार भी है। ये साबित करता है कि आप हार नहीं मानना चाहते। क्या मैं सही हूं? एरियल ने एक सांस में काफी कुछ कह डाला। रोहन मल्होत्रा ने उन्हें आधी मुस्कान के साथ देखा, मन ही मन कुछ हद तक आश्वस्त महसूस करते हुए। इस महिला की अंतर्दृष्टि और छठी इंद्रिय इतनी तीक्ष्ण थी कि डरावनी थी। अगर वह वास्तव में बातचीत के सामान्य तरीके का पालन करते तो निश्चित रूप से वह नुकसान में होते। शायद वह पहले ही हार चुके होते। कुमारी एरियल, प्रभावशाली। रोहन मल्होत्रा प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। एरियल ने विजयी मुस्कान दी। क्या बात है, आप अपने भाई जितनी समझदार नहीं हैं, रोहन मल्होत्रा ने हल्के से हंसते हुए कहा। हम भारतीय विनम्रता और संयम को महत्व देते हैं, यह मानते हुए कि अपनी प्रतिभा को छिपाकर रखना चाहिए। मेरे लिए ये पूर्ण बुद्धिमानी है। आप इतनी आत्ममुग्ध और चालबाजियों से भरी हैं, मेरी नज़र में ये बहुत ज्यादा दिखावा है। मुझे लगता है कि मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, मैं आपसे चतुराई में नहीं जीत सकता, तो मैं बस आपके साथ बात नहीं करूंगा। रोहन मल्होत्रा के शब्दों ने विजयी एरियल को अचानक चौंका दिया। उन्हें हमेशा लगता था कि उनके तर्क चाकू की तरह तीक्ष्ण हैं, चाहे उनका प्रतिद्वंद्वी प्रतिरोधी हो या आज्ञाकारी, चाहे वे सीधे टकराना चाहें या चकमा देकर पीछे हटना चाहें। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रोहन मल्होत्रा उनके सामने एक नया प्रस्ताव रखेंगे। अगर आप बहुत मजबूत हैं, तो मैं बस आपके साथ बात नहीं करूंगा। आप मेरे साथ बात नहीं करेंगे, तो आप किसके साथ बात करेंगे? एरियल को लगा जैसे रोहन मल्होत्रा उन्हें छेड़ रहे हों और गुस्से में बोली, यहाँ तक कि अगर आप केविन से बात करने जाएं, वह मेरी सुनेंगे। मेरा प्रभाव आपकी कल्पना से परे है। एरियल को कुछ हद तक घबराया और चिढ़ा हुआ देखकर रोहन मल्होत्रा जोर से हंसे। मैंने कहा कि मैं आपके साथ बात नहीं करूंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपके भाई से बात करने जा रहा हूं। रोहन मल्होत्रा ने हंसने के बाद गंभीरता से कहा, मैं आपके साथ बात करने के लिए किसी को ढूंढने जा रहा हूं। किसी को ढूंढना? मेरे साथ बात करने के लिए? एरियल हैरान थी। आप किसे ढूंढने जा रहे हैं? आप इतनी चतुर हैं, क्यों नहीं अनुमान लगाती? रोहन मल्होत्रा ने एक तंग करने वाली चंचल नजर के साथ कहा, हंसते हुए मुड़े और चले गए। आप जल्द ही जान जाएंगी कि आपके साथ कौन बात करने वाला है, कुमारी एरियल। चलो वापस चलते हैं, उन्होंने चलते हुए पुकारा। रोहन मल्होत्रा तेजी से चले गए। एरियल गुस्से से भरी थी। मैं, एरियल, कभी किसी से हारी नहीं हूं। एरियल ने फुफकारते हुए रोहन मल्होत्रा की पीछे हटी आकृति को देखा। उनकी सुंदर आंखें अचानक बदल गईं। तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा पीछा करूं? मैं तुम्हें तंग करने के लिए ही तुम्हारा पीछा करूंगी, देखती हूं तुम तब क्या करते हो। एरियल दूर से उनका पीछा करती रहीं, लेकिन 5 मिनट बाद उन्होंने उनका पीछा खो दिया। लंबी पश्चिमी लड़की ने निराशा में अपने पैर पटके एक दिशा में बेतरतीब ढूंढने लगी। अल्पविराम। रोहन मल्होत्रा आराम से सड़क पर टहलते रहे, सड़क पार की और सीधे एक कॉफी शॉप की ओर बढ़े। कॉफी शॉप में ज्यादा भीड़ नहीं थी। रोहन मल्होत्रा ने चारों ओर नजर दौड़ाए और तुरंत मुस्कुराए एक कोने की ओर बढ़े। वहां एक आदमी बैठा था, सीधा बैठा हुआ, कॉफी पी रहा था। बिल्कुल सही समय, मैं अपनी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं सकता, रोहन मल्होत्रा ने अपने फोन की जांच करते हुए उस पल पर विचार करते हुए कहा। वह एरियल के साथ बातचीत के दौरान समय समय पर समय देख रहे थे, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह देर न हो जाए। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने पाया कि पहुंचने के बाद त्रुटि 3 मिनट के भीतर थी। रोहन मल्होत्रा खुद से काफी प्रसन्न थे। बिल्कुल सही, वहां बैठे सुंदर पुरुष ने हंसते और नाराज होते हुए कहा, क्या इस तरह कोई मदद मांगता है? क्या तुम्हें कम से कम जल्दी नहीं आना चाहिए था? क्या तुम मुझे अपने लिए इंतजार करवा रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि मेरे 3 मिनट की कीमत कितनी है? लक्ष्य, देखो तुम कितने कंजूस हो। रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा और वेटर से एक कैपुचिनो मांगा। उनके सामने बैठा कोई और नहीं बल्कि लक्ष्य शर्मा थे। ये वाकई कुछ बात है, मैं हर बार बाहर होने पर तुमसे कैसे टकरा जाता हूं। तुम वाकई हर जगह मौजूद हो, लक्ष्य शर्मा ने हंसते हुए कहा। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, लक्ष्य शर्मा रोहन मल्होत्रा को फिर से देखकर प्रसन्न थे। 3 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। लक्ष्य, तुमने भी व्यंग्य करना सीख लिया है, रोहन मल्होत्रा हंसे। उन्हें लक्ष्य शर्मा से आखिरी बार मिले 2 महीने हो गए थे और उनकी पुनर्मिलन स्वाभाविक रूप से गर्मजोशी भरा था।
वैसे मेरा भाई, तुम्हारा होने वाला जीजा, वह कैसा है? रोहन मल्होत्रा जयपुर प्रांत के बारे में पूछने से खुद को रोक नहीं सके। वह मोटा, अब वाकई कुछ बन गया है। लक्ष्य शर्मा ने रोहन मल्होत्रा के लहजे में जयपुर प्रांत का जिक्र किया। उनका चेहरा मुस्कानों से भरा हुआ था। लक्ष्य शर्मा के विवरण से रोहन मल्होत्रा वास्तव में चौंक गए। शर्मा परिवार के चैनलों के साथ जयपुर प्रांत ने बेजोड़ व्यापारिक प्रतिभा दिखाई। उनकी प्रशिक्षण एजेंसी तेजी से विस्तारित हुई, शाखाएं बारिश के बाद बांस की तरह उगईं, वायरल मार्केटिंग की तरह। पूंजी पहाड़ी से लुढ़कते स्नोबॉल की तरह फूल गई और अब वह सार्वजनिक होने की तैयारी भी कर रहा था। कहा जाता था कि यहां तक कि ललित शर्मा भी उनकी तारीफ करना बंद नहीं कर सकते थे। उनका महत्वपूर्ण रूप से पोषण करने का इरादा था। भविष्य के ससुर द्वारा समर्थित वह मोटा वास्तव में भाग्यशाली और सक्षम था, जिसका भविष्य असीम था। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बाद रोहन मल्होत्रा लक्ष्य शर्मा को निर्देश देने से खुद को रोक नहीं सके। जयपुर प्रांत अभी भी व्यापारिक दुनिया में नौसिखिया है, आप सभी की तरह अनुभवी नहीं है। तो तुम्हें उसका अच्छा ख्याल रखना चाहिए और उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। वैशाली के वहां होने पर क्या तुम वाकई सोचते हो कि मैं इससे बाहर रह सकता हूं? लक्ष्य शर्मा ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मेरी छोटी बहन, जिसे पहले कोई व्यापारिक समझ नहीं थी, अनुमान लगाओ, वह अब सबसे ज्यादा मेहनत से पढ़ रही है। यहां तक कि मुझे उसकी मेहनत की तारीफ करनी पड़ती है। उसने वास्तव में अपना जोड़ा पा लिया है। मैं वास्तव में दोनों के लिए खुश हूं। रोहन मल्होत्रा जोर से हंसे। दोनों ने थोड़ी देर निष्क्रिय बातें की, भावनाओं से भरे हुए। रोहन मल्होत्रा के लिए केवल 2 महीनों में जयपुर मीडिया का उप महाप्रबंधक बनना कुछ ऐसा था जिसकी लक्ष्य शर्मा वास्तव में प्रशंसा करते थे। कभी कभी मुझे डर लगता है कि कुछ सालों बाद मुझे तुम्हें देखने के लिए ऊपर देखना पड़ेगा। लक्ष्य शर्मा उदासीन महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। रोहन मल्होत्रा मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। ठीक है, तुमने मुझे यहाँ सिर्फ कॉफी पीने और पुरानी बातें करने के लिए नहीं बुलाया, है ना? मैंने सुना है कि तुम्हारे पास मुझसे चर्चा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। लक्ष्य शर्मा ने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है, बताओ। अध्याय 375, मैं तुमसे बात करने के लिए किसी को ढूंढूंगा _2। जब से लाल कमल से वह कार्य प्राप्त हुआ था, रोहन मल्होत्रा ये सोच रहे थे कि इसे कैसे पूरा किया जाए। रोहन मल्होत्रा के लिए ऐसा लगता था कि उनके आसपास लगभग हर कोई दुश्मन था, कोई समर्थन नहीं, कोई सहारा नहीं, और वे लोग तो उन्हें ठोकर मारने की साजिश भी रच रहे थे। इसे अकेले करने की कोशिश करना बहुत मुश्किल था। रोहन मल्होत्रा ने बाहरी मदद लेने का फैसला किया। लेकिन किसकी मदद लेनी है और कैसे लेनी है, यही सवाल थे। बाहरी मदद का सहारा लेने का मतलब जबरदस्ती और रिश्वत से ज्यादा कुछ नहीं था। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा समझौता जोड़ा जा सकता था। जबरदस्ती का मतलब था एक अधिक शक्तिशाली ताकत ढूंढना जो केल्सन को डराए और उन्हें समझौता करने और रियायत देने के लिए मजबूर करे। लेकिन स्पष्ट रूप से ये सफल होने की संभावना नहीं थी। केल्सन का मुख्यालय विदेशों में बहुत दूर था और यह एक स्वतंत्र कंपनी थी, डराना उन तक नहीं पहुंचेगा। बातचीत के लिए एक मध्यस्थ ढूंढना भी संभव नहीं था, क्योंकि हालांकि रोहन मल्होत्रा का केल्सन के साथ गहरा बैर नहीं था, रॉनी की टीम के पूरे मामले के कारण उन्होंने केविन को गहरे तौर पर नाराज कर दिया था। वह कैसे उम्मीद कर सकते थे कि कोई कुछ शब्दों में सुलह करा दे। चंद्र जयसिंह के पास शायद एक क्षमता थी, लेकिन वह निश्चित रूप से उनकी मदद नहीं करेंगे। अंत में रोहन मल्होत्रा ने प्रलोभन के बारे में सोचा। एक व्यवसायी को झुकाने का सबसे प्रभावी तरीका है उसे बड़ा लाभ देना। ये लाभ अल्पकालिक कमाई होना जरूरी नहीं था, यहां तक कि इसमें पैसे कमाना भी शामिल नहीं होना था। रोहन मल्होत्रा ने केल्सन की मीडिया विशेषताओं के बारे में सोचा और तुरंत शर्मा परिवार, लक्ष्य शर्मा के बारे में सोचा, जो न केवल घरेलू क्षेत्र में मीडिया टाइकून थे, बल्कि विश्व के शीर्ष 500 में भी दिग्गज थे। अगर रोहन मल्होत्रा केल्सन और तेजस्वी के बीच सहयोग की सुविधा दे सकते थे, तो उन्हें विश्वास था कि केल्सन जयपुर मीडिया के साथ अपनी शिकायतों को छोड़ देगा। आखिरकार शर्मा परिवार के साथ तेजस्वी के साथ साझेदारी का मौका, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, अपने आप में एक बड़ा प्रलोभन था। उसी दिन रोहन मल्होत्रा ने लक्ष्य शर्मा से संपर्क किया। रोहन मल्होत्रा ने शुरू में सोचा था कि अगर यह सौदा हो सकता है, तो लक्ष्य शर्मा बस किसी को इसे संभालने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन अप्रत्याशित रूप से लक्ष्य शर्मा जयपुर से गुजर रहे थे और आधा दिन रुकने वाले थे। रोहन मल्होत्रा प्रसन्न हुए और तुरंत एक मीटिंग तय की। अब लक्ष्य शर्मा रोहन मल्होत्रा से पूछ रहे थे कि मामला क्या है। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक यूरोपीय मीडिया कंपनी केल्सन के साथ कुछ व्यापारिक सहयोग करें, मानक सहयोग ही ठीक रहेगा। इसे एक प्रलोभन के रूप में उपयोग करें ताकि वे जयपुर मीडिया के साथ अपनी साझेदारी की अतिरिक्त शर्तों को छोड़ दें। रोहन मल्होत्रा ने कहा, यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केल्सन। लक्ष्य शर्मा ने भौहें सिकोड़कर नाम दोहराया, बड़बड़ाते हुए, ये नाम कुछ परिचित सा लगता है। वे एक कंपनी है जो हाल के वर्षों में यूरोप में कुछ हद तक प्रसिद्ध हुई है। उनका पैमाना
औसत। इस विवरण ने रोहन मल्होत्रा को अवाक कर दिया। युवा मास्टर लक्ष्य की नज़र में केल्सन बस औसत पैमाने की कंपनी थी। जयपुर मीडिया से बेहतर, फिर भी केवल औसत। लक्ष्य शर्मा वास्तव में एक शीर्ष स्तरीय समूह के भविष्य के नेता थे, जिनकी दृष्टि इतनी ऊंची थी जो सामान्य लोगों की कल्पना से परे थी। लगता है कि शर्मा परिवार के बारे में मेरी पिछली धारणा उतनी स्पष्ट नहीं थी। रोहन मल्होत्रा मन ही मन आश्चर्य महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। हालांकि तुम में वाकई कुछ हिम्मत है, इस तरह से समस्या हल करने की कोशिश कर रहे हो। मेरे शर्मा परिवार को एक सौदेबाजी के चिप के रूप में उपयोग कर रहे हो, लक्ष्य शर्मा ने आधा नाराज आधा हंसते हुए कहा। लेकिन यह मामला मेरे लिए आसान है, उन्हें हरा देना बिना किसी मेहनत के होगा। यहाँ तक कि अगर वे समझदारी नहीं दिखाते तो हमारे पास यूरोप के असली दिग्गजों के साथ भी साझेदारियां हैं। थोड़ा दबाव और कोई समस्या नहीं। लक्ष्य शर्मा ने रोहन मल्होत्रा को मुस्कुराते हुए देखा। सवाल यह है, मुझे तुम्हारी मदद क्यों करनी चाहिए? या क्या तुम मेरी मदद 10 साल की प्रतिबद्धता के वादे के साथ मांगने जा रहे हो? लक्ष्य शर्मा हंसे। बेशक, वह जानते थे कि रोहन मल्होत्रा ऐसी तुच्छ बात के लिए 10 साल की प्रतिबद्धता का उपयोग नहीं करेंगे। लक्ष्य, इसे गलत मत समझो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए व्यवसाय ला रहा हूँ, जैसे कि पिछली बार विकास मोरन के साथ। रुक जाओ, लक्ष्य शर्मा ने ठंडे स्वर में फुफकारा। पिछली बार किसके साथ थी और इस बार फिर किसके साथ? क्या दोनों की तुलना भी की जा सकती है? तो फिर हमारी दोस्ती के लिए इसे करो। दोस्ती? मुझे तो बस इतना याद आता है कि तुमने मुझे फंसाया था। लक्ष्य, तुम इस तरह बात कर रहे हो जैसे हम अजनबी हों। रोहन मल्होत्रा ने गुस्से में कहा, मैं अभी भी तुम्हारा बड़ा भाई हूं, याद है? हाँ, तुमने इस बार मुझे बड़ा भाई भी नहीं कहा। लक्ष्य शर्मा की पलक फड़की। मैं तुम्हें बता दूं, मैं अब एक मीडिया कंपनी का उपाध्यक्ष हूं और मेरे पास 20 से अधिक प्रतिभाशाली लेखकों की एक टीम है। इसके अलावा दर्जनों प्रभावशाली सोशल मीडिया अकाउंट्स। विश्वास करो या नहीं, मैं उन्हें तुम्हारे मुझे बड़ा भाई मानने के शर्मनाक पलों के बारे में लिखने को कह सकता हूं, उन्हें चुटकुलों में बदल सकता हूं, और 6 महीने तक हर दिन दर्जनों अकाउंट्स पर बिना एक भी दोहराए प्रकाशित कर सकता हूं। रोहन मल्होत्रा ने ठंडी हंसी के साथ धमकी दी। लक्ष्य शर्मा ने फुफकारा, ठीक है, तुम जबरदस्त हो। मैं इस बार तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन याद रखना कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। रोहन मल्होत्रा तुरंत मुस्कुराते हुए चेहरा बदल लिया। बेशक, बेशक। हमारा रिश्ता क्या है? हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं बस वैशाली को परेशान नहीं करना चाहता था। वरना मैं मोटे को बताता, मोटा उसे बताता, वह तुम्हें बताती, और चक्कर काटने के बाद तुम्हें फिर भी मदद करनी पड़ती। लक्ष्य शर्मा का दम घुट गया। अगर वाकई ऐसा हुआ तो ऐसा ही होता। तो मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए, लक्ष्य शर्मा ने उत्साह के बिना कहा। इसका जिक्र मत करो, रोहन मल्होत्रा ने मजाकिया मुस्कान के साथ जवाब दिया। वास्तव में रोहन मल्होत्रा और लक्ष्य शर्मा बस मौखिक तकरार कर रहे थे। शुरुआत से ही लक्ष्य शर्मा रोहन मल्होत्रा को यह एहसान करने वाले थे। हालांकि यह केल्सन के साथ एक छोटा सहयोग था, वह नुकसान में नहीं थे और यहां तक कि रोहन मल्होत्रा से एक एहसान भी कमा लेते। ललित शर्मा ने बार बार सलाह दी थी कि रोहन मल्होत्रा दोस्ती करने लायक व्यक्ति हैं, जयपुर प्रांत के संबंध का तो जिक्र ही नहीं। और रोहन मल्होत्रा शुरू से ही ये भी मानते थे कि लक्ष्य शर्मा उनकी मदद करेंगे। वरना अगर वह उन नादान और हास्यास्पद धमकियों का 10 गुना या 100 गुना सामना करते, तब भी लक्ष्य शर्मा पर कोई असर नहीं पड़ता। रोहन मल्होत्रा के साथ मौखिक तकरार करने के बाद लक्ष्य शर्मा को लगा कि कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन वह मन ही मन संतुष्ट थे। उन्होंने समय देखा और सिर हिलाया। देर हो रही है, मुझे हवाई अड्डे के लिए निकलना चाहिए। हमारी इस बार की मुलाकात संक्षिप्त थी, मुझे उम्मीद है कि अगली बार हम एक साथ ड्रिंक कर सकेंगे। करेंगे, रोहन मल्होत्रा ने सिर हिलाया। इस बार के लिए मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना होगा। लक्ष्य शर्मा मुस्कुराए और खड़े हो गए। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसके बाल सफेद हो रहे थे, एक कोने से मुस्कुराते हुए आया और लक्ष्य शर्मा के पास आकर बोला, श्री लक्ष्य, कोई निर्देश? लक्ष्य शर्मा मुस्कुराए, चाचा विशाल, यह मेरे शर्मा परिवार के दोस्त हैं, रोहन मल्होत्रा, जो वर्तमान में जयपुर मीडिया के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। रोहन, ये हैं श्री विशाल चौहान, मेरी कंपनी के वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष। रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए उपाध्यक्ष विशाल चौहान का अभिवादन किया। चाचा विशाल, रोहन को कुछ मदद चाहिए। आप दोनों विवरण पर चर्चा कर सकते हैं, बाद में मुझे बता देना, लक्ष्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। लक्ष्य शर्मा ने रोहन मल्होत्रा को जिस तरह से पेश किया, शर्मा परिवार के दोस्त शब्द का उपयोग करके, वह विशाल चौहान के लिए काफी रोचक था। तुरंत विशाल चौहान का रोहन मल्होत्रा के प्रति रवैया लक्ष्य शर्मा से थोड़ा ही कम सम्मानजनक था। रोहन मल्होत्रा भावुक होने से खुद को रोक नहीं सके। लक्ष्य शर्मा के एक आकस्मिक शब्द से उन्होंने एक उपाध्यक्ष को निर्देश दे दिया था। ये वाकई विचारशील था। ठीक है, देर हो रही है, मुझे जाना होगा, लक्ष्य शर्मा ने रोहन मल्होत्रा से विदाई ली।
रोहन मल्होत्रा ने लक्ष्य शर्मा के साथ मजबूती से हाथ मिलाया। सुरक्षित यात्रा। कभी मुझे ड्रिंक के लिए बुलाना। लक्ष्य शर्मा ने उन दोनों की ओर मुस्कुराया और जाने के लिए मुड़े। विशाल चौहान ने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा था और रोहन मल्होत्रा की ओर उनकी नज़र और भी उत्साहपूर्ण थी। ये तेजस्वी के भविष्य के अध्यक्ष के दोस्त थे, स्वाभाविक रूप से वह किसी भी समस्या में मदद करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगे। अध्याय 376 एरियल को बचाना _1। लक्ष्य शर्मा को जाते हुए देखकर रोहन मल्होत्रा ने बहुत विनम्रता से विशाल चौहान को बैठने के लिए आमंत्रित किया और विशाल चौहान भी उनके प्रति बहुत अच्छे थे। आखिरकार लक्ष्य शर्मा के अनुसार रोहन मल्होत्रा शर्मा परिवार के दोस्त थे। रोहन और लक्ष्य ने अभी भाइयों की तरह व्यवहार किया था और विशाल चौहान ने कोई भी अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की। इस बार मैं चाचा विशाल से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे यूरोप की एक कंपनी केल्सन कंपनी के साथ कुछ सहयोग के लिए बातचीत करें, जिसका उद्देश्य यह है कि वे मेरी कंपनी जयपुर मीडिया के साथ बिना कोई अतिरिक्त शर्तें थोपे एक सुचारू अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। रोहन मल्होत्रा ने विशाल चौहान को वह स्थिति विस्तार से समझाई जो साझा की जा सकती थी। विशाल चौहान ने सुनते हुए बार बार सिर हिलाया। ये सोचना कि शर्मा परिवार के सहयोग को एक सौदेबाजी के चिप के रूप में उपयोग करके दूसरी पार्टी को अन्य सहयोगों में रियायत देने के लिए मजबूर किया जाए, ये कुछ हद तक हास्यास्पद लगता था। मुख्य बात यह थी कि श्री लक्ष्य ने वास्तव में सहमति दे दी थी। विशाल चौहान को यह अविश्वसनीय लगा। हालांकि उन्होंने अपने चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं दिखाया, बल्कि ध्यान से सुना और कभी कभी गंभीरता से सवाल पूछे। यह मामला संचालन में संभालना मुश्किल नहीं है। केल्सन कंपनी बस एक मध्यम पैमाने की कंपनी है। वे हमारे साथ सहयोग की बात करने के लिए उत्सुक होंगे। हालांकि हमें अभी भी बातचीत करने और जितना संभव हो उतना कम सहयोग का उपयोग करके इसे हासिल करने की आवश्यकता है, विशाल चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार शर्मा परिवार के यूरोप में सहयोग बड़े कंपनियों के साथ हैं। ऐसे पैमाने की कंपनियां वास्तव में ज्यादा नहीं हैं। क्या ये केल्सन कंपनी को छोटा समझकर तिरस्कार था? रोहन मल्होत्रा अपने चेहरे को खुजलाने से खुद को रोक नहीं सके और चुपके से सोचा कि अगर एरियल ने ये सुना तो वह क्या सोचेगी। रोहन मल्होत्रा ने उपाध्यक्ष विशाल चौहान के साथ विस्तार से चर्चा की और एक मोटा योजना बनाई। विशाल चौहान ने रोहन मल्होत्रा को अपना बिजनेस कार्ड छोड़ा और फिर विदाई ली, ये कहते हुए कि वह कुछ लिखित दस्तावेज तैयार करने और एक अनुबंध का मसौदा तैयार करने के लिए वापस जाएंगे। रोहन मल्होत्रा ने उन्हें विदा किया। विशाल चौहान से अलग होने के बाद रोहन मल्होत्रा वापस चले। उन्हें कंपनी में वापस जाना था ताकि एरियल के साथ अगली बातचीत का समय तय किया जा सके। निश्चिंत महसूस करते हुए रोहन मल्होत्रा बहुत अच्छे मूड में थे, रास्ते में एक गाना गुनगुनाते हुए, जो काफी सुखद था। अब दोपहर हो चुकी थी, धूप कुछ तेज थी और सड़क पर लोग जल्दी जल्दी चल रहे थे। रोहन मल्होत्रा जैसे ही चल रहे थे, अचानक उन्हें आगे कुछ हंगामा सुनाई दिया। उन्होंने ऊपर देखा और दूर में भीड़ को इकट्ठा होते देखा। क्या हुआ? उत्सुकता के कारण रोहन मल्होत्रा वहां गए और भीड़ के बीच एक गैप से आगे बढ़े। जो उन्होंने देखा उसने उनके दिल की धड़कन छोड़ दी। भीड़ से करीब 1 दर्जन मीटर दूर एक पतला काला आदमी, जिसका चेहरा क्रूर था, एक छोटा फल काटने वाला चाकू पकड़े हुए एक महिला को बंधक बनाए हुए था। वह महिला रोहन मल्होत्रा जानते थे, एरियल। रोहन मल्होत्रा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। इस विदेशी महिला का अपहरण कैसे हो गया? वह आदमी पागल है, उसकी पत्नी 2 बार भाग चुकी है, वह मानसिक रूप से अस्थिर है। वे पागल पर नजर क्यों नहीं रखते? वह यहाँ बाहर क्यों है? और वह किसी को चाकू से बंधक बना रहा है। अधिकारी जी, उसे जल्दी से गोली मार दीजिए। दर्शक शोर मचाते हुए बातें कर रहे थे। दूरी के कारण उस आदमी के हाथ में छोटा फल चाकू ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा था, इसलिए दर्शक ज्यादा डरे हुए नहीं थे। एक पुलिस अधिकारी धीरे धीरे पास आ रहा था, अपहरणकर्ता को सांत्वना देते हुए धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। तुम वहीं रुको और पास मत आना, वह मेरी पत्नी है और मैं उसे घर ले जा रहा हूँ। मेरे रास्ते में मत आओ। पतला काला आदमी अधिकारी पर चिल्लाया, चाकू को एरियल की गर्दन की धमनी की ओर इशारा करते हुए। ठीक है, जल्दबाजी मत करो, अधिकारी ने तुरंत चिल्लाया, अपने कदम रोककर और धैर्यपूर्वक मनाना शुरू किया। एरियल का चेहरा डर से पीला पड़ गया था और वह रोते हुए रुक नहीं पा रही थी। दर्शकों की टिप्पणियां अपहरणकर्ता को और अधिक उत्तेजित कर रही थीं। अधिकारी ने पीछे मुड़कर गुस्से में चिल्लाया, सब लोग शांत हो जाओ, शोर करना बंद करो। अधिकारी के बोलने के तुरंत बाद उन्होंने देखा कि एक युवक भीड़ से बाहर निकला और यहां तक कि नीचे झुककर जमीन से एक कंकड़ उठाया। तुम क्या कर रहे हो? वापस जाओ, पुलिस अधिकारी ने धीमी आवाज में डांटा। रोहन मल्होत्रा। एरियल ने उस युवक को देखा और तुरंत उत्साह से चिल्लाना शुरू कर दिया, जैसे कि उन्होंने अपने उद्धारक को देख लिया हो। लेकिन अधिकारी का चेहरा बदल गया और वह एरियल पर चिल्लाए, बोलो मत। देर हो चुकी थी। पतला काला आदमी तुरंत क्रोधित हो गया, चीखते हुए, सुंदर लड़के, तुम मेरी पत्नी को चुराना चाहते हो।
मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा, इस बार तुम उसे ले नहीं जा सकते, तुम नहीं ले जा सकते। बोलते हुए उस आदमी के हाथ में फल चाकू ऐसा हिला जैसे वह एरियल की गले की ओर वार करने वाला हो। आसपास के दर्शकों ने डर से एक हाँफने की आवाज निकाली। पुलिस अधिकारी ने सावधानी छोड़ दी और आगे की ओर झपटा। एरियल इतनी डर गई थी कि उनका दिमाग खाली हो गया, उनकी आंखें रोहन मल्होत्रा पर टिकी थीं। रोहन मल्होत्रा उस पत्थर को पकड़े हुए अपनी कमर को ताकत जुटाने के लिए मोड़ा और अपनी बांह को झटका। एक काली धारी तेजी से गुजरती रोशनी की तरह अधिकारी के कान के पास से गुजरी और पलक झपकते ही अपने लक्ष्य तक पहुंच गई, उस पतले आदमी के माथे पर ठीक निशाना लगाकर। ठक, पत्थर दो टुकड़ों में बंध गया, चोर के माथे से लाल रंग बहने लगा और उसकी आंखें पीछे की ओर लुढ़क गईं क्योंकि वह जमीन पर गिर पड़ा, हिलना डुलना बंद। अधिकारी ने अविश्वास में देखा जब चोर जमीन पर गिरा, एरियल को स्तब्ध से चीखते हुए और उनके पास से दौड़ते हुए देखा। वह मुड़ा, अविश्वसनीय रूप से रोहन मल्होत्रा को देखते हुए। इस युवक की पत्थर फेंकने की सटीकता अविश्वसनीय थी। और मुख्य बात थी, ताकत मजबूत थी, शक्ति जबरदस्त थी। अपने प्रशंसा के क्षण के बाद अधिकारी ने जल्दी से गिरे हुए अपराधी को हथकड़ी लगाई, उसकी जांच की और पाया कि चोर को कोई चोट नहीं आई थी, बस बेहोश हो गया था। एरियल रोहन मल्होत्रा पर झपटी, उन्हें कसकर गले लगाया, अपनी सूरत की परवाह किए बिना बेकाबू होकर रोने लगी। बॉडीगार्ड्स की आदत होने के कारण उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था। ऐसा भयावह अनुभव एक बुरे सपने की तरह था और यह सौभाग्य था कि रोहन मल्होत्रा समय पर प्रकट हुए थे। उनके हाथ झटकने की छवि उनके दिमाग में अंकित हो गई थी, अविस्मरणीय। धन्यवाद मेरे नायक, धन्यवाद। एरियल ने हिंदी और अंग्रेजी के मिश्रण में चिल्लाया। रोहन मल्होत्रा को इतनी कसकर पकड़ लिया कि वह लगभग उनका गला घोंट रही थी। तब ही उन्हें एक पश्चिमी महिला की विशाल और व्यापक आलिंगन की गहरी अनुभूति हुई। ये युवा लड़का वाकई कमाल का है। कितना सटीक निशाना। शाबाश, सब लोग उनके लिए तालियां बजाएं। भीड़ ने उन्हें घेर लिया, उत्साह भरे तालियों और सीटियों की आवाज गूंज रही थी। एरियल ने कुछ समय बाद होश संभाला, उनके चेहरे पर रंग लौट आया और उन्होंने रोहन मल्होत्रा पर अपनी पकड़ ढीली की, तालियां बजाने में शामिल हो गईं। धन्यवाद युवा साथी, अधिकारी ने आकर प्रशंसा भरे स्वीकृति के साथ कहा, अंगूठा दिखाते हुए, कितना सटीक निशाना। रोहन मल्होत्रा मुस्कुराए। वह फेंक, उन्होंने लाल कमल से विश्व स्तरीय बेसबॉल पिचेस की तकनीक खोजने को कहा था। ये सामान्य लगता था, लेकिन लाल कमल की सहायता से यह एक पल में चैंपियनशिप स्तर का फेंक था। सायरन की आवाजें नजदीक आई जब कई पुलिस कारें रुकी, एक समूह पुलिसकर्मी जल्दी से बाहर आए। ये जानकर कि स्थिति हल हो गई थी, टीम लीडर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और रोहन मल्होत्रा को विनम्रता से धन्यवाद दिया। रोहन मल्होत्रा और एरियल फिर उनके साथ पुलिस स्टेशन गए ताकि कागजी कार्रवाई और बयान देने का काम निपटाया जा सके, जिसने उन्हें कुछ समय तक व्यस्त रखा। जब तक वे काम पूरा कर चुके थे, तब तक देर हो चुकी थी और कंपनी जाने की कोई जरूरत नहीं थी। रोहन मल्होत्रा ने सीधे एरियल के साथ अगली बातचीत का समय तय किया। उसी समय रोहन मल्होत्रा ने केविन को भी निमंत्रण दिया, उनसे बातचीत से पहले बाहर निकलकर बात करने के लिए कहा। ठीक है, मैं निश्चित रूप से केविन को लाऊंगी। एरियल ने गंभीरता से सिर हिलाया। पश्चिमी लड़की अचानक एक आज्ञाकारी छोटी चीज में बदल गई थी। उनकी कोमल नजर अभी भी रोहन मल्होत्रा को काफी असहज कर रही थी। अध्याय 377, तुमने सारा अच्छा सामान ले लिया _1। श्री रोहन मल्होत्रा और कुमारी एरियल ने अगले दिन एक साथ रात का खाना खाने के लिए सहमति दी थी। कुमारी एरियल ने श्री रोहन मल्होत्रा के जीवन रक्षक उपकार के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मेजबानी करने पर जोर दिया। श्री रोहन मल्होत्रा ने ऐसी बातों पर ज्यादा हंगामा नहीं किया, आखिरकार उनमें से किसी के पास भी पैसे की कमी नहीं थी, मुख्य बात थी बैठकर बात करना। यदि संभव हो तो कृपया श्री केविन को निजी तौर पर एक संदेश दे दें, श्री रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। एक बिजनेस कार्ड निकाला और उसका एक कोना फाड़कर एरियल को दे दिया। बस इतना कहें कि मेरे एक दोस्त हैं जो केल्सन के साथ सहयोग पर चर्चा करना चाहेंगे। उन्होंने निजी तौर पर शब्द पर जोर दिया, ये भरोसा करते हुए कि एरियल जैसी कोमल और गुणी, चतुर और अतुलनीय महिला समझ जाएगी। मैं समझ गई, मैं निश्चित रूप से संदेश दे दूंगी, एरियल ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी नजरें श्री रोहन मल्होत्रा पर टिकी रहीं। हालांकि वह उनके जीवन रक्षक उपकार की देनदार थी, ऐसा लगता था कि श्री रोहन मल्होत्रा इस एहसान का उपयोग केल्सन को कोई रियायत देने के लिए मजबूर करने के लिए नहीं करना चाहते थे। ये पुरुष असाधारण था। एरियल के दिल में उनके प्रति उनकी पसंद बढ़ गई। ये सोचना अविश्वसनीय था कि सिर्फ एक दिन पहले उन्होंने इस प्रतिद्वंद्वी को तुच्छ समझा था, अपने भाई की प्रशंसा के प्रति तिरस्कार महसूस करते हुए। एक दिन बाद उन्हें अचानक लगा कि श्री रोहन मल्होत्रा जैसे पुरुष ही असली पुरुष की परिभाषा थे। श्री रोहन मल्होत्रा में एक विशेष आकर्षण था। वह उदासीनता, वह आत्मविश्वास एक महान जादू था जो लोगों को अनजाने में उनके लिए आकर्षित कर देता था। दोनों ने विदाई ली। घर जाते समय श्री रोहन मल्होत्रा ने व्हाट्सएप पर लक्ष्य शर्मा से फिर से संपर्क किया।
संयोग से लक्ष्य शर्मा उस समय भी फ्री थे। विशाल चौहान के साथ चर्चा के परिणाम के बारे में श्री रोहन मल्होत्रा का मानना था कि विशाल लक्ष्य शर्मा को इसकी जानकारी देंगे, इसलिए उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं थी। श्री रोहन मल्होत्रा जो चर्चा करना चाहते थे वह कुछ और था। मैंने अभी यूरोप से एक बिजनेस कंसल्टेंट टीम रॉनी की टीम को अपने साथ लिया है। वे देश के प्रमुख शहरों में से एक में कंपनी स्थापित करना चाहते हैं। कोई सुझाव? श्री रोहन मल्होत्रा ने पूछा। रॉनी की टीम? मैंने उनके बारे में सुना है, लक्ष्य शर्मा ने तुरंत जवाब दिया। इसने श्री रोहन मल्होत्रा को आश्चर्यचकित कर दिया। लक्ष्य शर्मा को केल्सन के बारे में जानकारी नहीं थी, फिर भी वे रॉनी की टीम के बारे में जानते थे। क्या वे इतने प्रसिद्ध थे? उनकी तिमाही और वार्षिक रिपोर्ट उत्कृष्ट हैं, मैं हमेशा ध्यान देता हूं जब वे इन्हें जारी करते हैं। कहा जाता है कि उनका मीडिया डेटाबेस पूर्ण है। हाल ही में मैं उनके पूरे डेटाबेस को खरीदने के लिए कोटेशन मांगने की सोच रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम उनके साथ जुड़े हो। रुको, तुमने कहा कि तुमने उन्हें अपने साथ लिया? लक्ष्य शर्मा ने एक आश्चर्यचकित इमोजी भेजा। ऐसा लगता था कि उन्होंने अभी मामले का सार समझा था। फिर लक्ष्य शर्मा ने एक वीडियो कॉल शुरू किया। यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है? मुझे बताओ, लक्ष्य शर्मा ने मांग की। उनके उत्साह को देखकर श्री रोहन मल्होत्रा ने कुछ विवरण चुने और उन्हें रॉनी की टीम की स्थिति के बारे में बताया। लक्ष्य शर्मा काफी देर तक चुप रहे, फिर आखिरकार बोल पाए, श्री रोहन मल्होत्रा, मैं तुम्हें इस टीम के लिए 50 मिलियन दूंगा। क्या कहते हो? उन्होंने एकदम से 50 मिलियन की भारी भरकम पेशकश की। युवा मास्टर की साहसिक चाल। ये लोग हैं, सामान नहीं, श्री रोहन मल्होत्रा ने नाराज और हंसते हुए जवाब दिया। इसके अलावा रॉनी भी मेरा दोस्त है। लक्ष्य शर्मा का चेहरा उदास हो गया, उनकी आवाज में नाराजगी भरी थी। दुनिया का सारा शानदार भाग्य तुम्हें ही क्यों मिलता है? लक्ष्य शर्मा को इस तरह देखकर श्री रोहन मल्होत्रा गर्व महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके, फिर भी उन्होंने विनम्रता का दिखावा किया। यह इतना ज्यादा नहीं है, बस यही एक। तुम्हारा एक किसी और के 10 के बराबर है। क्या तुम्हें इस टीम, इस डेटाबेस की कीमत का अंदाजा है? तुम्हारे समूह के प्रमुख मामलों की मंजूरी के लिए कौन जिम्मेदार है? ये ग्रेटर इंडिया रीजन अफेयर्स डिपार्टमेंट होना चाहिए, ना एक झुंड सुअर। क्या 2 मिलियन यूरो इस टीम की कीमत की तुलना कर सकते हैं? लक्ष्य शर्मा ने गाली दी। श्री रोहन मल्होत्रा बस मुस्कुराए। और यह सिर्फ तुम्हारा यह एक भाग्य नहीं है। लक्ष्य शर्मा ने अपनी भड़ास निकालना जारी रखा। मैं आज तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारा अच्छा भाई, वह मोटा, उसने तुम्हारे 5 मिलियन के निवेश को मूल शेयरों में बदल दिया। वह तुम्हें एक प्रमुख शेयरधारक की तरह मान रहा है। तुमने जो पैसा खर्च किया है वह वाकई इसके लायक है। तुम शायद भविष्य में ये देखकर डर जाओगे कि यह कितना गुनाह हो गया है। वह मोटा मेरे चैनलों का उपयोग करता है, मेरी बहन के साथ डेट करता है, और फिर भी उसने मेरे साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं किया जितना तुम्हारे साथ किया। श्री रोहन मल्होत्रा, मैं वाकई तुमसे बहुत ईर्ष्या और जलन करता हूँ। लक्ष्य शर्मा ने एक गाली निकालने से खुद को रोक नहीं सके। यहाँ तक कि उनके जैसे कोमल और शिष्ट व्यक्ति भी इस हद तक बदल गए थे, जो स्पष्ट रूप से उनके दिल के अंदर की उथल पुथल को दर्शाता था। इसे सुनकर रोहन मल्होत्रा को बहुत अच्छा लगा। आखिरकार, बहुत मनाने और जिद के बाद, रोहन मल्होत्रा ने आखिरकार लक्ष्य शर्मा को रॉनी की टीम को स्थापित करने में मदद करने और बहुआयामी समर्थन प्रदान करने के लिए सहमत होने दिया। बदले में, उन्हें जो लाभ मिला, वह डेटाबेस तक साझा पहुंच था। बस ऐसे ही, रोहन मल्होत्रा महसूस कर सकते थे कि लक्ष्य शर्मा कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे। मैंने वाकई एक खजाना उठा लिया। रोहन मल्होत्रा अपने चेहरे को खुजलाने से खुद को रोक नहीं सके। लक्ष्य शर्मा के अनुसार जयपुर प्रांत में विकास तेजी से हो रहा था, जिसका मतलब था कि उनकी संपत्ति लगातार बढ़ रही थी। अभी अभी 20 मिलियन खर्च करने और जेब में केवल 2 मिलियन बचे होने के बाद रोहन मल्होत्रा झूठ बोल रहे होंगे अगर उन्होंने कहा कि वे उत्साहित नहीं थे। पैसे के साथ रोहन मल्होत्रा सीधे और आत्मविश्वास से खड़े थे। अल्पविराम। इस बीच रोहन मल्होत्रा से अलग होने के बाद एरियल सीधे चंद्र जयसिंह के घर वापस गईं। जैसे ही वह लिविंग रूम में दाखिल हुई, उन्होंने अपने भाई केविन को चंद्र जयसिंह से बात करते सुना। मैं अब कुछ समय से जयपुर में हूं और मैं हमेशा यहां नहीं रह सकता। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में या कम से कम 3 से 5 दिन में मुझे वापस जाना होगा। पुराने दोस्त, जब तुम्हारे पास समय हो, यूरोप आना और मैं तुम्हारा मेजबान बनूंगा, केविन ने कहा। निश्चित रूप से, तुमने यहाँ मेरी काफी अच्छी वाइन पी है। जब मैं आऊंगा तो तुम बेहतर होगा कि अपनी कीमती वाइन पर कंजूसी न करो, चंद्र जयसिंह ने जवाब दिया। दोनों जोर से हंसे। जब वे बात कर रहे थे, केविन ने अपनी बहन को अंदर आते देखा और तुरंत मुस्कुराया। एरियल, तुम देर से लौटी। केविन वास्तव में अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे, उसका बहुत लाड़ प्यार करते थे। इस बार, अगर एरियल को जाना बिल्कुल जरूरी न होता तो वह उसे कभी नहीं भेजते। आप थक गई होंगी, कुमारी एरियल, चंद्र जयसिंह ने सिर हिलाकर और मुस्कुराते हुए कहा।
दोनों पुरुषों को चंद्र प्रकाश और अन्य के माध्यम से बातचीत की स्थिति की जानकारी पहले ही मिल चुकी थी। वे स्वाभाविक रूप से ये भी जानते थे कि एरियल ने रोहन मल्होत्रा के साथ सहयोग पर चर्चा नहीं की थी और इसके बजाय खरीदारी करने चली गई थी। केविन अपनी बहन को दोष नहीं देंगे और चंद्र जयसिंह तो और भी कम कुछ कहने वाले थे। ये खेदजनक है कि इस बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकला। मैंने परसों फिर से श्री रोहन मल्होत्रा से बात करने की व्यवस्था की है, एरियल ने माफी मांगते हुए मुस्कान के साथ कहा। कोई बात नहीं, अगर तुम थक गई हो तो पहले आराम कर लो, केविन ने चिंता के साथ कहा। ठीक है भाई, एरियल अपने कमरे की ओर दौड़ी, बीच में रुकते हुए। वैसे माँ ने मुझे फोन किया और तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़ा, बाद में मुझसे मिलने आना। केविन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, एरियल को अपने कमरे में लौटते देखा। लगभग आधे घंटे बाद एरियल के कमरे में खटखटाहट हुई। एरियल ने दरवाजा खोला और केविन को अंदर आने दिया। माँ ने मुझे कौन सा संदेश भेजा है जो इतना गुप्त है? केविन ने शिकायत की। यह माँ का फोन कॉल नहीं है, मुझे तुमसे कुछ बताना है, एरियल ने कहा। रोहन मल्होत्रा ने तुम्हें कल रात के खाने और निजी तौर पर बात करने के लिए आमंत्रित किया है। केविन हैरान रह गए, अपनी बहन को संदिग्ध नजरों से देखते हुए। मेरे पास उनके साथ बात करने के लिए क्या है? केविन ने ठंडे स्वर में फुफकारा। पिछली बार निजी चाय के निमंत्रण का अंत रोहन मल्होत्रा के नाराज होकर चले जाने के साथ हुआ था। उन्होंने मुझे ये देने को कहा, ये कहते हुए कि उनके दोस्त हमारे साथ सहयोग पर चर्चा करना चाहते हैं, एरियल ने शांति से कहा, रोहन मल्होत्रा द्वारा दी गई कागज की पर्ची को केविन के हाथ में रखते हुए। केवल एक नज़र डालते ही केविन की आंखें थोड़ा सिकुड़ गईं। अध्याय 378, उनके पास ये संबंध हैं। _1, यह क्या है? केविन ने आश्चर्य से कहा, अपने हाथ में कागज के छोटे टुकड़े को देखते हुए। यह एक बिजनेस कार्ड का फटा हुआ कोना था, काफी अनियमित, जिस पर कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एक पैटर्न। ये पैटर्न एक कंपनी का लोगो था, ये तेजस्वी समूह का प्रतिनिधित्व करता था। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी, शीर्ष 50 में एक मीडिया दिग्गज तेजस्वी समूह। उसी उद्योग में होने के नाते केविन इसे कैसे नहीं पहचान सकते थे? क्या ये रोहन मल्होत्रा ने तुम्हें दिया? केविन ने आश्चर्य से पूछा। एरियल ने सिर हिलाया। एरियल ने जो कहा और इस छोटे कागज के टुकड़े को जोड़कर, ये स्पष्ट था कि रोहन मल्होत्रा उन्हें बता रहे थे कि उनके दोस्त तेजस्वी समूह के एक व्यक्ति उनसे सहयोग के बारे में बात करना चाहते हैं। क्या रोहन मल्होत्रा के तेजस्वी समूह में भी संबंध थे? केविन ने कागज के छोटे टुकड़े को पलटा, थोड़ा भौहें सिकुड़ते हुए। रोहन मल्होत्रा को पता होना चाहिए कि भले ही उनके तेजस्वी जैसे बड़े समूह में दोस्त हों, यह कोई खास बात नहीं होगी। अगर रैंक काफी ऊंचा नहीं था, तो वह प्रतिष्ठित श्री केल्सन परवाह भी नहीं करेंगे, जब तक कि उनका ये दोस्त उनके साथ बराबरी पर बातचीत करने के लिए पर्याप्त उच्च पद पर न हो। क्या रोहन मल्होत्रा ऐसे किसी व्यक्ति को जानते थे? केविन निश्चित नहीं थे। रोहन मल्होत्रा वास्तव में एक आश्चर्यों से भरे हुए व्यक्ति थे, उनकी शांत और संयमित शैली लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ती थी, जैसे कि उन्हें किसी भी चीज का डर नहीं था, जैसे कि उनके पास हमेशा एक तुरुप का पता हो। अगर वाकई ऐसा था, केविन की आंखों में अचानक एक चमक फूटी। तेजस्वी समूह में एक ऐसा व्यक्ति जो उनके साथ बराबरी पर बातचीत कर सके, सहयोग का मूल्य यहां तक कि चंद्र जयसिंह से भी अधिक हो सकता था। अगर ऐसा था, तो उन्हें कल हर हाल में जाना होगा। अपनी सबसे अच्छी कल्पना के बावजूद, केविन केवल यह मान सकते थे कि रोहन मल्होत्रा का दोस्त उनके समान स्तर का था। अगर उन्हें पता होता कि रोहन मल्होत्रा ने जिस व्यक्ति से वास्तव में दोस्ती की थी, वह तेजस्वी का भविष्य का नेतृत्व करता लक्ष्य शर्मा था, तो वह क्या सोचते? एरियल भी विचारों में खो गई थी। केविन जो सोच रहे थे, वह स्वाभाविक रूप से उन्होंने भी सोचा, और उससे भी ज्यादा। तेजस्वी के साथ सहयोग करने से केल्सन को अपार लाभ होगा। हालांकि केल्सन को यूरोप की शीर्ष मीडिया कंपनियों में से एक माना जाता था, वे गहरे में जानते थे कि यह सिर्फ जनसंपर्क के लिए बनाया गया एक छवि थी। हाल के वर्षों में उनकी तेजी से वृद्धि के बावजूद, यूरोप के असली दिग्गजों की नज़र में वे अभी भी तुच्छ थे। और तेजस्वी के यूरोप में साझेदार वही दिग्गज थे। अभी, अगर उन्हें तेजस्वी के साथ सहयोग पर चर्चा करने का अवसर मिलता, तो एक औसत स्तर का साझेदारी भी प्रचारित होने पर ऐसे लाभ लाएगा जिन्हें पैसे में नहीं मापा जा सकता था। चलो इसे देखते हैं, आखिरकार हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। केविन ने मन बना लिया, लेकिन पूछने से खुद को रोक नहीं सके, क्या उन्होंने अपने दोस्त के पद या हमारे साथ सहयोग के प्रकार के बारे में जरा भी नहीं बताया? एरियल ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, हमने कल एक साथ खाने की व्यवस्था की है, तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। केविन ने सिर हिलाया। रोहन मल्होत्रा बहुत चतुर थे। अगर आप नहीं जाते, तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। लेकिन सौभाग्य से, इस बार वह मेजबानी कर रहे हैं। अगर हम सहमत नहीं होते, तो हम बस चले जाएंगे। एरियल, तुम क्या सोचती हो, क्या मुझे और प्रभावशाली बनाने के लिए टेबल पलट देना चाहिए? केविन ने मजाक किया। इस बार उन्हें हम नहीं बुला रहे, हम उन्हें बुला रहे हैं। एरियल ने केविन को सुधारते हुए उन्हें देखा। मैं उन्हें बुला रहा हूं।
केविन ने अपनी बहन को आश्चर्य से देखा, उनका संयम तुरंत भड़क उठा, मुझे क्यों? मुझे अभी तक नहीं पता कि वह किसे ला रहे हैं, और सहयोग के बारे में तो प्रारंभिक बातें भी तय नहीं हुई हैं। मैं उन्हें क्यों बुलाऊं? केविन की हिंदी भाषा की पकड़ बेदाग थी, हर तरह के मुहावरे और बोलचाल के भाव उनके लिए स्वाभाविक थे। एरियल ने उनकी ओर आंखें तरेरी और आज उनके अपहरण की घटना और रोहन मल्होत्रा ने कैसे उन्हें बचाया, इसका वर्णन किया। मेरे भगवान, तुम्हारा अपहरण हुआ था। केविन चौंक गए और तनावग्रस्त हो गए, लेकिन एरियल को अपने सामने सुरक्षित खड़े देखकर उन्हें कुछ राहत मिली। अब से तुम कहीं भी जाओ, बॉडीगार्ड साथ ले जाओ, केविन ने चिंतित होकर कहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ और महिला बॉडीगार्ड्स नियुक्त करने जा रहा हूं। अब सब खत्म हो गया है। एरियल ने अपने भाई को रोका और गंभीरता से कहा, रोहन मल्होत्रा ने मुझे बचाया और उस एहसान का उपयोग हमें रियायत देने के लिए मजबूर करने के लिए नहीं किया। वह एक सज्जन है, एक असली पुरुष। एरियल ने आह भरी, मैं अब उनके खिलाफ साजिश नहीं करना चाहती, और इसके अलावा इस बार वह तेजस्वी के साथ सहयोग की सुविधा देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें इसे देखना चाहिए। और क्या हमें इस खाने के लिए उन्हें नहीं बुलाना चाहिए? बिल्कुल, केविन ने सिर हिलाया, कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चूंकि उन्होंने मेरी प्यारी बहन को बचाया, मैं उन्हें इस खाने का मेजबान बनूंगा। ये कहते हुए केविन की नज़र टिमटिमाई। और मैं देखना चाहता हूं कि ये दोस्त, रोहन मल्होत्रा, वास्तव में कितना प्रभावशाली है। इसके अलावा बेहतर होगा कि अपने पुराने सहपाठी को इसके बारे में न बताएं, एरियल ने जोड़ा। केविन ने सिर हिलाया, बेशक, मैं इस रात के खाने की व्यवस्था करूंगा। मैं आज रात से पहले तुम्हें जगह बता दूंगा और तुम रोहन मल्होत्रा को सूचित कर सकती हो, केविन ने कहा। एरियल ने सिर हिलाया। अल्पविराम। रोहन मल्होत्रा को देर रात सोने से पहले एक फोन कॉल आया। फोन पर एरियल थी और उन्होंने रोहन मल्होत्रा को समय और स्थान बताया। कल दोपहर 12 बजे, जयपुर रॉयल व्यू स्मॉल हेवन सिटी की 5वीं मंजिल, शमशान निवास, रोहन मल्होत्रा ने दोहराया, ठीक है, हम समय पर वहां होंगे। आपके सम्मानित आगमन की प्रतीक्षा है, एरियल ने चंचलता से कहा। मुझे उम्मीद है कि इस बार श्री रोहन दया दिखाएंगे और अचानक नहीं चले जाएंगे। नहीं जाऊंगा, रोहन मल्होत्रा ने हंसते हुए कहा। फोन काटने के बाद रोहन मल्होत्रा ने विशाल चौहान को सूचित किया। सब कुछ तैयार होने के बाद रोहन मल्होत्रा ने उस रात बहुत अच्छी नींद ली। अल्पविराम। अगली सुबह रोहन मल्होत्रा हमेशा की तरह काम पर गए, बिना कुछ जाहिर किए। दोपहर के करीब उन्होंने लक्ष्मी वर्मा को कुछ निर्देश दिए और चुपके से कंपनी से निकल गए। रोहन मल्होत्रा पहले एक निर्धारित स्थान पर विशाल चौहान से मिलने गए और फिर वे एक साथ जयपुर रॉयल व्यू स्मॉल हेवन सिटी की ओर बढ़े। वहां रोहन मल्होत्रा स्वाभाविक रूप से कोई अजनबी नहीं थे। एक परिचित जगह पर लौटकर रोहन मल्होत्रा लक्ष्य राय के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सके। वह कुछ समय पहले वापस गया था और सोच रहे थे कि क्या वह लौटेगा। रोहन मल्होत्रा मन ही मन इसकी उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सक्रिय रूप से उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की थी। आखिरकार हर किसी की अपनी आकांक्षाएं होती हैं। अगर लक्ष्य राय ने अपने माता पिता के पास रहकर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने का चयन किया, तो रोहन मल्होत्रा स्वाभाविक रूप से उनका समर्थन करते। रोहन मल्होत्रा, विशाल चौहान और विशाल चौहान के सहायक सीधे 5वीं मंजिल पर गए और शमशान निवास ढूंढ लिया। विलियम वहां पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे और सम्मानपूर्वक उन्हें निजी कमरे में ले गए। कमरे में केवल केविन और एरियल थे। जब सभी मिले, माहौल दोस्ताना था। एरियल ने एक संशोधित पारंपरिक हिंदी सलवार कमीज पहनी थी, जो गरिमा में और आश्चर्यजनक लग रही थी, आंखों के लिए एक सुखद आश्चर्य। रोहन मल्होत्रा उनकी ओर 2-3 अतिरिक्त नजरें डालने से खुद को रोक नहीं सके और उन्हें अंगूठा दिखाया, जिससे एरियल बहुत खुश हुई। रोहन मल्होत्रा विशाल चौहान का परिचय देने ही वाले थे। आप श्री विशाल चौहान हैं। अप्रत्याशित रूप से केविन अचानक चिल्लाए, उनकी आंखें चमक रही थीं। रोहन मल्होत्रा चौंक गए और विशाल चौहान भी कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे। उनका आश्चर्य केविन के सामने कुछ भी नहीं था। केविन के चेहरे पर झटका और अविश्वास दिखा क्योंकि उन्होंने रोहन मल्होत्रा को देखा और चिल्लाए, श्री रोहन, आपके दोस्त वास्तव में श्री विशाल चौहान हैं। अध्याय 379, कोई समस्या नहीं। _1 श्री विशाल चौहान, वे तेजस्वी समूह के तहत नेटवर्क मीडिया व्यवसाय समूह के कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं। केविन को वास्तव में रोहन मल्होत्रा से भी बेहतर विशाल चौहान का पद पता था, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन एरियल को उनका परिचय दिया। श्री विशाल, यह एक सुखद अनुभव है। एरियल की आंखें चमक रही थीं क्योंकि उन्होंने मुस्कुराते हुए विशाल चौहान से हाथ मिलाया। सुखद, विशाल चौहान ने मुस्कान लौटाई। केविन की मुस्कान उत्साहपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने विशाल चौहान से कहा, मुझे एक बार एक कॉकटेल पार्टी में आपको देखने का सम्मान प्राप्त हुआ था और आपका भाषण वास्तव में शानदार था। इसका मुझ पर व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभाव पड़ा। मुझे नहीं पता था कि आज आपसे मुलाकात होगी। केविन चुपके से हैरान थे। शुक्र है कि वह आए थे। रोहन मल्होत्रा का रुतबा कुछ कम नहीं था।
ये जानना चाहिए कि तेजस्वी समूह के तहत कई व्यवसाय समूह हैं, प्रत्येक में भारी भरकम कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं। और यह विशाल चौहान उनमें से एक थे। एरियल की खूबसूरत आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखी। उन्होंने नहीं सोचा था कि रोहन मल्होत्रा के इतने जबरदस्त संबंध होंगे। एरियल के दृष्टिकोण में विशाल चौहान की तुलना चंद्र जयसिंह से करने पर चंद्र काफी फीके पड़ जाते थे। ऐसा लगता है, श्री केविन, कि हम वास्तव में मिलने के लिए नियत थे। विशाल चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। श्री विशाल, कृपया आइए और बैठिए। आपका यहाँ होना वास्तव में एक सम्मान है, केविन ने बहुत उत्साह के साथ पुकारा। बैठने से पहले विशाल चौहान ने रोहन मल्होत्रा की ओर एक आमंत्रित हाथ के इशारे के साथ संकेत किया। केविन के लिए यह साधारण इशारा और भी आश्चर्यजनक था। बगल में एरियल रोहन मल्होत्रा की ओर एक नज़र डालने से खुद को रोक नहीं सकी। रोहन मल्होत्रा के लिए उनका चेहरा शांत था, उनकी शैली संयमित थी। ये समझ में आता है, आखिरकार वे दोनों दोस्त हैं। एरियल चुपके से हैरान थी। रोहन मल्होत्रा वास्तव में अपने पत्ते छिपा कर रखते थे, कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमेशा इतने आत्मविश्वास से भरे दिखते थे। एरियल हमेशा से खुद को रणनीतिक रूप से सोचने वाली मानती थी, लेकिन दुर्भाग्य से इस बार उन्होंने इसे ज्यादा सोच लिया था। रोहन मल्होत्रा दोस्तों के बीच उदासीन या आकस्मिक नहीं थे, उनके पास बस विशाल चौहान के पद का कोई अंदाजा नहीं था। आखिरकार लक्ष्य शर्मा ने केवल किसी को उनकी समस्या हल करने के लिए व्यवस्थित किया था। और यह श्री विशाल काफी मिलनसार थे, बिना किसी श्रेष्ठता के हाव भाव के। इसलिए रोहन मल्होत्रा ने उनके साथ सामान्यता का व्यवहार किया। अल्पविराम। केविन ने विशाल चौहान के साथ उद्योग के विषयों पर उत्साहपूर्ण चर्चा शुरू की। रोहन मल्होत्रा और एरियल श्रोता बन गए। वे आधे घंटे तक रुके बिना बात करते रहे, और केविन के पास अभी भी कहने को बहुत कुछ था। श्री केविन, आज मैं यहाँ रोहन के साथ साझेदारी पर चर्चा करने आया हूँ, और हमने आधा दिन इन विषयों पर चर्चा करते हुए बिता दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि हम विषय से भटक गए हैं। विशाल चौहान ने केविन से मुस्कुराते हुए कहा। मेरी गलती, मेरी गलती। मैं श्री विशाल को देखकर बहुत उत्साहित हो गया था, केविन ने हंसते हुए माफी मांगी। क्यों न हम व्यंजनों से शुरू करें और खाते हुए बात करें, एरियल ने सुझाव दिया। एक साथ भोजन और पेय का आनंद लेने से वे करीब आएंगे, अच्छे संबंध बनेंगे, और साझेदारी की चर्चा आसान होगी। विशाल चौहान ने रोहन मल्होत्रा की ओर देखा, जिन्होंने मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तो चलिए, खाते और बात करते हैं, विशाल चौहान हंसे। विशाल चौहान कभी कभी रोहन मल्होत्रा की ओर देखते थे, स्पष्ट रूप से उनकी राय मांगते हुए। ये केविन भाई बहन के लिए एक तूफान की तरह चौंकाने वाला था, जो रोहन मल्होत्रा को दी जा रही अत्यधिक महत्वता का संकेत देता था। केविन ने तो मन ही मन ये प्रण भी लिया, भविष्य में रोहन मल्होत्रा का कभी विरोध नहीं करना, न केवल संघर्ष से बचने के लिए बल्कि सक्रिय रूप से उनकी जान पहचान बढ़ाने के लिए। उसी समय केविन को राहत थी कि रोहन मल्होत्रा के खिलाफ उनके प्रतिशोध का कोई गंभीर परिणाम नहीं हुआ था। बात करें तो यहाँ तक कि एरियल के कार्रवाई करने पर भी उन्हें ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अब रोहन मल्होत्रा एरियल के जीवन रक्षक हैं, और उनके बीच दूर रहने से बेहतर है कि करीब रहें। इसके बारे में सोचकर केविन उत्साहपूर्ण हो गए। श्री रोहन, कुछ समय पहले हमारे बीच कुछ गलतफहमियां थीं। ये भोज एरियल को बचाने के लिए धन्यवाद देने के लिए है, और साथ ही यह मेरी आपसे व्यक्तिगत माफी है। केविन ने वास्तव में सहकारी भोज को कृतज्ञता और माफी के भोज में बदल दिया। बिना लड़े दोस्ती नहीं, श्री केविन, आपको इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, रोहन मल्होत्रा ने उदारता से मुस्कुराते हुए कहा। माहौल तुरंत दोस्ताना हो गया। एक के बाद एक व्यंजन परोसे गए। भोजन शंशान निवास की विशेषता थी, और शराब घर की नायाब थी, 1960 की महाराजा विस्की। ये बोतल अकेले 1 मिलियन की थी, जिसे रेस्तरां के मालिक ने व्यक्तिगत रूप से पहुंचाया। केविन ने वास्तव में मेजबानी में कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी ईमानदारी दिखाई। खाने की मेज के आसपास जाम छलकाए गए, और कप तेजी से आदान प्रदान हुए। सबने भोजन का आनंद लिया, शराब का स्वाद लिया, और हंसी मजाक किया। थोड़ी देर बाद विशाल चौहान ने अपना गिलास नीचे रखा, केविन की ओर मुस्कुराए और कहा, श्री केविन, चलिए व्यवसाय की बात करते हैं। तेजस्वी की ओर से मैं आपके केल्सन के साथ कुछ सहयोग पर चर्चा करना चाहता हूं। विशाल चौहान ने फिर उन सहयोग के बिंदुओं को समझाया जो उन्होंने पहले रोहन मल्होत्रा के साथ तैयार किए थे, और लक्ष्य शर्मा ने मंजूरी दी थी, एक एक करके केविन को। केविन और एरियल ने विशाल चौहान के प्रस्ताव को चुपचाप सुना, उनके चेहरे अभी भी शांत थे। रोहन मल्होत्रा ने भाई बहन को देखा। हाल ही में रोहन मल्होत्रा ने अक्सर माइक्रो एक्सप्रेशन एनालिसिस सिस्टम का उपयोग सहायता के रूप में किया था, ताकि लोगों को पढ़ने की उनकी क्षमता को निखारा जा सके। वह पहले से ही किसी व्यक्ति के चेहरे के भावों में महत्वपूर्ण और सूक्ष्म बदलावों को सबसे कम समय में पकड़ने में काफी निपुण हो चुके थे। जैसे कि अब केविन भाई बहन की आंखों में गुजरने वाली आश्चर्य की क्षणभंगुर नजर को उन्होंने सटीक रूप से पकड़ लिया था। ये दोनों निश्चित रूप से रोमांचित होंगे, रोहन मल्होत्रा ने मन ही मन सोचा।
विशाल चौहान ने सहयोग की रूपरेखा बताने के बाद उनकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, ये सहयोग सौदे दोनों पक्षों के लिए निष्पक्ष हैं, लेकिन मैं एक अतिरिक्त शर्त जोड़ना चाहता हूं। कृपया बताएं, केविन ने उत्सुकता से कहा। रोहन मल्होत्रा ने तीक्ष्णता से देखा कि केविन की आवाज के लहजे में, जब वह बोले, एक सूक्ष्म बदलाव था। घबराहट, थोड़ी असुरक्षा के साथ। ऐसा लग रहा था जैसे केविन को इस सहयोग के अवसर को खोने का डर था। रोहन मल्होत्रा ने मन ही मन हंसा। भविष्य की बातचीत में अगर उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा, तो वह निश्चित रूप से मौके पर अपनी कीमत बढ़ा सकते थे। ऐसे सूक्ष्म बदलाव चेहरे के भाव और आवाज में क्षणभंगुर होते हैं और ज्यादातर लोगों के लिए इन्हें पकड़ना असंभव होता है। ये केवल सिस्टम की सहायता से बार बार अभ्यास और सावधानीपूर्वक अध्ययन के माध्यम से था कि रोहन मल्होत्रा इन्हें नोटिस कर सके। विशाल चौहान ने मुस्कान के साथ रोहन मल्होत्रा की ओर एक नज़र डाली और केविन से कहा, मेरी शर्त यह है कि मुझे उम्मीद है कि केल्सन जयपुर मीडिया के साथ आपके सहयोग में सभी अतिरिक्त शर्तों को हटा देगा। बस इतनी सी बात, केविन ने अविश्वास में कहा। उन्हें लगा था कि विशाल चौहान कोई अत्यधिक कठिन शर्तें रखेंगे। यहाँ तक कि अगर वे अत्यधिक कठिन होती, तो वह उन्हें सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते, और उनके बगल में एरियल भी यही सोच रही थी। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि विशाल चौहान ऐसी शर्त रखेंगे। इस तरह से कहें तो ऐसा लगता था जैसे विशाल चौहान सहयोग के पूरे सेट का उपयोग करके केल्सन को रोहन मल्होत्रा के लिए परेशानी करना बंद करने के लिए मजबूर कर रहे थे। यह केविन और एरियल रोहन मल्होत्रा की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सके। क्या विशाल चौहान सिर्फ रोहन मल्होत्रा के एक साधारण दोस्त हो सकते थे, जो इस तरह तेजस्वी के अनुबंध का उपयोग करके उनकी मदद कर रहे थे? कोई समस्या नहीं, केविन ने तुरंत पुकारा। हमारे सहयोग की ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए हम चंद्र जयसिंह के साथ सहयोग भी रोक सकते हैं, एरियल ने रोहन मल्होत्रा से अधिक प्रत्यक्ष रूप से कहा। उन्हें पता था कि रोहन मल्होत्रा का चंद्र जयसिंह के साथ विवाद था, और अब चंद्र के साथ सहयोग तेजस्वी की तुलना में उतना महत्वपूर्ण नहीं था। केविन चौंक गए, फिर गंभीरता से रोहन मल्होत्रा से कहा, ये सही है। इसकी जरूरत नहीं है, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कान के साथ कहा। चूंकि ऐसा है, तो चलिए हमारी ओर से जल्द अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। हम आज दोपहर को अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे, केविन ने निर्णायक रूप से घोषणा की। अध्याय 380, केल्सन ने हस्ताक्षर कर दिए। विशाल चौहान अपने साथ एक मसौदा अनुबंध लाए थे और उन्होंने इसे केविन को दिखाया। शब्द काले सफेद में थे, पूरी तरह स्पष्ट। केविन बहुत खुश थे और एरियल भी बहुत प्रसन्न थी। अनुबंध का मूल्य उनके लिए अपार था। वे यहाँ तक कि चंद्र जयसिंह के साथ सभी सहयोग को छोड़ने के लिए तैयार थे, भले ही इसे उन्हें नाराज करने का जोखिम हो। ये तो कहने की भी जरूरत नहीं थी कि विशाल चौहान ने केवल एक ऐसी शर्त जोड़ी थी जो उल्लेख करने योग्य भी नहीं थी। जयपुर मीडिया के लिए अतिरिक्त शर्तों को रद्द करना। यह क्या था? यदि श्री रोहन चाहें, तो हम जयपुर मीडिया के साथ अपने सहयोग में और 15% निवेश कर सकते हैं, या यहाँ तक कि सहयोग की शर्तों को कम कर सकते हैं, केविन ने उत्सुकता से कहा। यह एक मजबूत सद्भावना का इशारा था। इसकी जरूरत नहीं, मूल अनुबंध ठीक है, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कान के साथ कहा। कार्य में अतिरिक्त शर्तें शामिल थीं, जो मूल शर्तों से असंबंधित थीं। केविन ने सिर हिलाया और आगे जोर नहीं दिया। अब केविन और एरियल जिस तरह से रोहन मल्होत्रा को देख रहे थे, वह बदल गया था। जयपुर मीडिया को परेशान करना बंद करने के लिए रोहन मल्होत्रा ने वास्तव में तेजस्वी के एक कार्यकारी उपाध्यक्ष दोस्त को लाया था, और बस ऐसे ही उन्होंने उनके साथ एक व्यापक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया। ऐसी शक्ति चौंका देने वाली थी। इसे केवल ये कहकर समझाया नहीं जा सकता था कि हम दोस्त हैं, लेकिन केविन भाई बहन ने चुपके से पूछने से परहेज किया। केविन को भावुकता महसूस हुई। चंद्र जयसिंह को किस तरह की जानकारी मिल रही थी कि उन्होंने रोहन मल्होत्रा की जांच की और उनके पृष्ठभूमि में कुछ भी नहीं पाया? क्या इसे कोई पृष्ठभूमि न होना माना जाता है? ऐसा दोस्त ढूंढना चंद्र जयसिंह से भी ज्यादा प्रभावशाली था। केविन को सौभाग्य महसूस हुआ कि उन्होंने कभी वास्तव में रोहन मल्होत्रा को नाराज नहीं किया था, अन्यथा उनका नुकसान काफी बड़ा होता। अल्पविराम। भोज दोपहर 1:30 बजे तक चला और सभी संतुष्ट होकर निकले। विशाल ने समय देखा, अपना कप नीचे रखा, रोहन मल्होत्रा की ओर मुस्कुराया और कहा, रोहन, मुझे वास्तव में खेद है, मुझे अपनी कंपनी में कुछ काम निपटाने हैं। मुझे वापस जाना होगा। तुम श्री केविन और कुमारी एरियल के साथ जारी रखो, मुझे डर है कि मैं तुम सबके साथ नहीं रह सकता। ठीक है विशाल, इस बार तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कान के साथ कहा और विशाल चौहान से हाथ मिलाया। उनकी बातचीत पूरी तरह से स्वाभाविक थी, जो दिखाती थी कि वे बराबरी पर थे। विशाल चौहान को यहाँ तक कि और देर तक न रह पाने के लिए खेद भी लग रहा था। केविन का रोहन मल्होत्रा की ओर देखना और भी गहरा हो गया। एरियल की आंखें टिमटिमाईं, रोहन मल्होत्रा के चेहरे पर और देर तक रुकीं। समूह ने विशाल चौहान को विदा करने के बाद बाकी सीटें खाली की और एक कप चाय पी, फिर रोहन मल्होत्रा भी जाने के लिए खड़े हुए।
श्री रोहन, कृपया रुकें, एक बात मुझे समझ नहीं आई और मैं आपसे इसके बारे में पूछना चाहता हूँ, केविन ने खड़े होकर कहा, अब और रुक नहीं सके। केविन को सवाल हैं। कृपया बोलें, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कान के साथ कहा। वास्तव में, उन्हें लगभग अनुमान था कि केविन क्या पूछने वाले हैं। आपके पास तेजस्वी समूह जैसे संसाधन हैं। फिर इतनी मेहनत करके जयपुर मीडिया और मेरे केल्सन के बीच सहयोग क्यों करवाया? क्या तेजस्वी और जयपुर मीडिया के बीच सीधे सहयोग करना अधिक लाभकारी नहीं होता? आप अपनी क्षमताओं को कम क्यों दिखाना चाहेंगे और हमें ये बड़ा सौदा दे देंगे, सिर्फ इसलिए कि हम जयपुर मीडिया के लिए अतिरिक्त शर्तें रद्द करें? मैं समझ नहीं पा रहा। केविन ने पुकारा। एक बड़ी कंपनी के अध्यक्ष और व्यापार जगत के दिग्गज के रूप में, तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि के साथ, वह वास्तव में इस मामले को समझ नहीं पा रहे थे। मैं भी यही महसूस करती हूँ, रोहन मल्होत्रा, आप आखिर क्या चाहते हैं? एरियल ने बुदबुदाया। रोहन मल्होत्रा मुस्कुराए। इसे रोनी की टीम को आपसे लेने की थोड़ी सी भरपाई समझें, उन्होंने कहा। यह मेरे उपाध्यक्ष के रूप में काम को थोड़ा और सुचारू बनाने के लिए भी है। रोहन मल्होत्रा ने कोई कारण गढ़कर समझाने की कोशिश नहीं की। पहला, इसकी जरूरत नहीं थी। दूसरा, भाई बहन दोनों असाधारण रूप से तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे, कोई झूठ उन्हें धोखा नहीं दे सकता था। निष्ठाहीन होने के बजाय एक एहसान देना बेहतर था। रोहन मल्होत्रा ज्यादा समझाना नहीं चाहते थे और केविन भाई बहन ने चुपके से और पूछताछ नहीं की। ठीक है, अब से आप रोहन मल्होत्रा केल्सन के दोस्त हैं। केविन ने रोहन मल्होत्रा से गंभीरता से घोषणा की। रोहन मल्होत्रा के इस कदम से उन्होंने तेजस्वी के एक कार्यकारी उपाध्यक्ष से बराबरी पर दोस्ती की और कुशलता से एक बड़ा सहयोग करवाया। उनका प्रभाव अपार था। केविन ने पहले ही तय कर लिया था कि हर कीमत पर उनकी दोस्ती करनी है। ठीक है, मैं आपकी दोस्ती स्वीकार करता हूं, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कान के साथ कहा। अधिक दोस्तों का मतलब अधिक रास्ते। हालांकि उनकी दोस्ती अभी सधी थी, भविष्य में इसे और गहरा करने के लिए बहुत समय था। हम आज दोपहर अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे और मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहूंगा। केविन ने गंभीरता से कहा, फिर वह पूछने से खुद को रोक नहीं सके, क्या आप निश्चित हैं कि हमें कोई रियायत देने की जरूरत नहीं है? अल्पविराम। दोपहर। जयपुर मीडिया महाप्रबंधक का कार्यालय। सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश एक साथ बैठे थे, गुप्त बातचीत में व्यस्त। स्वाभाविक रूप से, वे चर्चा कर रहे थे कि रोहन मल्होत्रा के हाथों से वास्तविक शक्ति कैसे छीनी जाए। एक मूल योजना थी, लेकिन अब जब केल्सन रोहन मल्होत्रा के साथ व्यवहार कर रहा था, यह एक अवसर था। उन्होंने इसे समायोजित करने और इसका अच्छा उपयोग करने का निर्णय लिया। अगर यह मामला उभरता है और समूह रोहन मल्होत्रा से असंतुष्ट हो जाता है, तो वे शायद एक दस्तावेज जारी करेंगे जिसमें उन्हें शक्ति छोड़ने के लिए कहा जाएगा। चंद्र प्रकाश ने मुस्कान के साथ कहा, अगर ऐसा होता है, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन श्री चंद्र, आपको श्री केविन के साथ संवाद करने और जोर देने के लिए अभी भी कठिन मेहनत करनी होगी, सौरभ चटर्जी ने कहा। कोई समस्या नहीं, चंद्र प्रकाश ने आत्मविश्वास से टिप्पणी की। जब वे बात कर रहे थे, सौरभ चटर्जी के डेस्क पर फोन बजा। वह गए और फोन उठाया। थोड़ी देर सुनने के बाद सौरभ चटर्जी स्तब्ध रह गए। आपने क्या कहा? रोहन मल्होत्रा केल्सन के साथ अनुबंध पर बातचीत कर रहे हैं। क्या ये कल नहीं होना था? उन्होंने समय बदल दिया था और उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं थी। इसके अलावा, रोहन मल्होत्रा इस बार इससे बच नहीं रहे थे। सौरभ चटर्जी ने ठंडी हंसी निकाली। चंद्र प्रकाश ने भी सुना, उनके होंठ ठंडी मुस्कान में मुड़े। हालांकि, तुरंत बाद चंद्र प्रकाश ने देखा कि सौरभ चटर्जी की मुस्कान उनके चेहरे पर जम गई, जैसे कि उन्होंने कुछ अविश्वसनीय सुना हो। क्या? श्री केविन व्यक्तिगत रूप से आए और उन्होंने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए? सौरभ चटर्जी ने चंद्र प्रकाश को अविश्वास भरी आंखों से देखा और चंद्र प्रकाश की मुस्कान आश्चर्य में बदल गई। हस्ताक्षर कर दिए? क्या आपको अनुबंध का विवरण पता है? क्या रोहन मल्होत्रा ने समझौता किया? सौरभ चटर्जी ने जोर दिया, उनकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं। चंद्र प्रकाश अचानक खड़े हो गए, उनकी आंखों में उत्साह की चमक थी। यदि रोहन मल्होत्रा ने समझौता किया था, तो योजना के अनुसार उन्हें समूह को इसकी सूचना देनी चाहिए थी। चंद्र प्रकाश कार्रवाई करने के लिए उत्सुक थे, उनका दिल ठंडे मनोरंजन के साथ हंस रहा था। रोहन, तुमने यह नहीं सोचा था, है ना? वह दिन जब तुम्हें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा, इतनी जल्दी आ गया। चंद्र प्रकाश ने खेद व्यक्त किया, हमने तुम्हें उस समय एक मौका दिया था। तुम अहंकारी थे, तुम गर्वित थे, तुम कभी चांद को नहीं झुके। अब तुम्हें झुकने का मौका भी नहीं है। रोहन मल्होत्रा को देखते हुए, जो हमेशा उनसे एक कदम आगे रहे थे, दुर्भाग्य का सामना करते हुए, चंद्र प्रकाश अत्यधिक उत्साहित और आनंदित थे। सौरभ चटर्जी के फोन काटने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे इसे एक साथ समूह को रिपोर्ट कर सकें। अनुबंध हाथ में है। जल्दी से देखो कि रोहन मल्होत्रा ने केल्सन कंपनी के साथ क्या अतिरिक्त सामग्री पर हस्ताक्षर किए। फोन मत काटो, मैं सुन रहा हूं। सौरभ चटर्जी की आवाज तेजी से उत्साहित हो रही थी।
हस्ताक्षरित अनुबंध निश्चित रूप से प्रशासनिक अभिलेखागार में पहुंचता। सहायक सौरभ ने इसे बीच में रोक लिया था और जांच कर रहे थे। उसे इसे सीधे हमारे पास लाने दे, फिर हम देखेंगे, चंद्र प्रकाश ने सुझाव दिया। हाँ, यह एक अच्छा विचार है, अब भेज। क्या? फिर से कहो। सौरभ चटर्जी की आवाज नाटकीय रूप से बदल गई क्योंकि वह चौंक कर चिल्लाए। उन्होंने फिर से सुना, उनकी आंखें फट गईं। फिर से कहो। मुझे एक बार फिर से कहो, सौरभ चटर्जी ने आदेश दिया। सौरभ चटर्जी की प्रतिक्रिया ने चंद्र प्रकाश को चौंका दिया, जो पूछने से खुद को रोक नहीं सके, क्या गलत है? क्या अनुबंध में कोई समस्या है? समस्या बड़ी है। सौरभ चटर्जी ने फोन जोर से काट दिया और चंद्र प्रकाश को कठिनाई से देखा। केल्सन ने सभी अतिरिक्त शर्तों को रद्द कर दिया है। उन्होंने मूल अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये कैसे संभव है? चंद्र प्रकाश ने आश्चर्य में चीख कर कहा। उनका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था।